और बड़ी और अहम खबर की बात करते हैं आज, जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी रहेंगी। जी हाँ, थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है। एससीओ समिट से अलग दोनों नेताओं के बीच बातचीत होनी है। सीमा विवाद समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी और ये बातचीत काफी अहम बताई जा रही है। इस बातचीत पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। 7 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चीन के दौरे पर पहली बार जो है वो गए हैं और ये दौरा काफी अहम हो जाता है। चीन के तियानजिन से इस वक्त स्वाति जोशी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, थोड़ी ही देर और इंतजार। आज जो ये द्विपक्षीय बातचीत होगी वो काफी अहम बताई जा रही है। आप क्योंकि वहीं पर मौजूद हैं, जरा बताइए किस तरह की सुगबुगाहट और कितनी अहम ये बातचीत हो जाती है, खासकर तब जब अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया हुआ है, क्योंकि ट्रंप की नजर भी इस बातचीत पर रहेगी। बिल्कुल, ट्रंप की नजर इस बातचीत पर है, पूरे वेस्ट की नजर इस बातचीत पर है। 7 साल बाद प्रधानमंत्री चाइना आए हैं और गलवान में जो हुआ था उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री चाइना में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। अपने आप में वही एक बहुत बड़ा सिग्नल था कि दोनों भारत और चीन चाहते हैं कि रिश्तों में अब सुधार आए। और ऐसा नहीं है कि केवल भारत ऐसा चाहता है, क्योंकि चाइना की तरफ से भी ऐसे कई मेजर्स, कई स्टेप्स लिए गए जिनको देख करके लगा कि चाइना भी चाहता है कि भारत के साथ उसके रिश्तों में सुधार आए। तो दोनों तरफ से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। और जैसे कि आपने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो 50% का टैरिफ लगाया है उसके खिलाफ अगर कोई देश खुलकर के बोला है और अगर कहा है कि ये ज्यादती है, ये गलत है, तो वो चाइना है। चाइना ने इस मामले पर खुलकर भारत का साथ दिया है। जो दूसरा देश जो कि एससीओ का हिस्सा है वो है रशिया। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन भी आ चुके हैं और आज पुतिन ने भी ट्रंप के सैंक्शंस पर अपनी बात कही है, बायलैटरल शुरू होने से पहले और समिट में हिस्सा लेने से पहले। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इंडिकेशन मिल रहा है कि जो ट्रंप टैरिफ है, जो ट्रंप की टैरिफ नीति है, बातचीत में, चर्चा में वो जरूर उठाई जाएगी। हाँ, उसको लेकर के कोई अनाउंसमेंट हो या ना हो वो देखने वाली बात होगी कि टैरिफ को लेकर के ये देश एक साथ आकर के कुछ कहते हैं या नहीं कहते हैं। लेकिन सीमा विवाद की जहां तक आपने बात की, तो जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी इंडिया आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से मुलाकात की थी, एनएसए अजीत डोवाल से उनकी बातचीत हुई थी और उसके बाद अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिले थे। और उस दौरान सीमा विवाद का मुद्दा भी उठा था। दोनों देशों के बीच ये बातचीत शुरू हो गई कि डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है इंडिया चाइना के बीच वो कभी भी शुरू हो सकती हैं। उसके अलावा भारत ने वीजा इशू किया, कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू हुई। तो दोनों तरफ से ऐसे कदम श्वेता उठाए गए हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि दोनों देश चाहते हैं कि सुधार आए। और केवल देखिए, ये दोनों देशों की बात नहीं रही। अब अभी इस पूरे यूरेशियन रीजन की या यूरेशियन समिट की बात हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस पूरे इलाके में शांति चाहिए, तो जो दुनिया के जो सबसे बड़े 2 देश हैं और इस इलाके के सबसे बड़े जो 2 देश हैं उनके बीच बेहतर रिश्तों का असर कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर पर भी पड़ता है। हर कोई इस बारे में चर्चा कर रहा है कि देखिए, ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है। वेस्ट को कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि उनका जो अलायंस है वो इतना मजबूत अब नहीं रह गया है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो चीन, इंडिया और रशिया एक साथ एससीओ में आकर के ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि एससीओ मजबूत हो रहा है, ब्रिक्स मजबूत हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि वेस्ट का पूरा ध्यान जो है वो इस समिट पर बना हुआ है। हाँ, लेकिन आप चाइना पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं श्वेता, ये एक बात हमको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि हमारे दोनों देशों के रिश्तों में कई बार हमने देखा कि सीमा विवाद की वजह से कन्फ्रंटेशन का मोड रहा। तो आप उसको भूल नहीं सकते हैं, आपको उसके आगे बढ़ना होगा। ये हमारे विदेश मंत्री ने भी इस बात को कहा था कि ठीक है, हमारे इस टेन्योर में हमने देखा बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन अब आगे बढ़ने का समय है। चैलेंजेस को ध्यान में जरूर रखना है। अब इन चैलेंजेस के होते हुए आपको ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसके जरिए आप दोनों देशों में रिश्तों में एक स्थिरता ला पाएंगे। पाकिस्तान बहुत बड़ा फैक्टर है श्वेता, क्योंकि सब जानते हैं कि चाइना जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है और पाकिस्तान की मुश्किल की घड़ी में उसके साथ खड़ा रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी हमने ये बात देखी है, तो वो भी हमारे आंखों के सामने हुआ है और ये एससीओ समिट भी ऐसे ही समय में हो रहा है। एससीओ में आतंकवाद को लेकर, अलगाववाद को लेकर और उग्रवाद को लेकर क्या संदेश दिया जाएगा, इस पर भी भारत की नजर है, क्योंकि एससीओ का जो निर्माण हुआ था वो इन्हीं मुद्दों को चैलेंज करने के लिए हुआ था। और भारत भी चाहता है कि
आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद पर एससीओ के जितने देश हैं वो एक साथ आ करके कोई जॉइंट स्टेटमेंट दें। और अगर ऐसा होता है, अगर जॉइंट स्टेटमेंट में आतंकवाद का जिक्र होता है, वो भी पाकिस्तान की मौजूदगी में, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। स्वाति, कुछ की पॉइंट्स अगर देखें, क्योंकि रशिया से तेल खरीदने को लेकर ही साफ कर दिया था ट्रंप ने कि ये जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ है वो भारत को झेलना पड़ा। ट्रंप ये कह भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारी चीजें बेच देते हैं दोस्ती में आकर, और अमेरिका को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। यानी अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री अगर चाइना में मौजूद है 7 सालों के बाद और टैरिफ वॉर के बीच, तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा संदेश तो जा रहा है, और यहां भी बातचीत जब होगी तो इस मुद्दे पर भी होगी। लेकिन चाइना के विस्तारवाद को भी हम नहीं भूल सकते, दरकिनार नहीं कर सकते। पाकिस्तान का साथ देना इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं भारत से चाइना को खतरा है, और यही वजह है कि चाइना चाहता है कि भारत और पाकिस्तान इंगेज रहें। तो ऐसे में एक वो रास्ता निकालना बीच का, जिसमें चाइना को अपने विस्तारवाद पर रोक लगानी होगी, भारत को भी यकीन में लेना होगा, और तब हम इस टैरिफ वॉर का मुकाबला कर पाएंगे। और क्योंकि रशिया, पुतिन भी मौजूद है, तो जाहिर सी बात है ये अहम भूमिका पुतिन को भी लेकर यहां बनती है। इसे आप कैसे देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले क्योंकि आपने ट्रंप का जिक्र किया, ये को टैरिफ कहा गया और भारत भी उसके लिए तैयार था, क्योंकि ट्रंप हर दूसरे देश पर टैरिफ लगा रहे थे, ये कहने के लिए कि हम ट्रेड बैलेंस चाहते हैं, और नेगोशिएशन उसको लेकर के दोनों देशों के बीच हो रही थी। उसके बाद जो एडिशनल 50% लगाया गया, अभी हाल ही में व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलाइन लीविट, उन्होंने ये कहा है, खुल करके कहा है, माना है कि रशिया पर दबाव डालने के लिए भारत पर ये एडिशनल 25% का टैरिफ लगाया गया। यानी कि आप चाहते हैं कि भारत, जो इतना पुराना देश है रशिया, उसके साथ अपने रिश्ते खत्म कर ले, उससे तेल लेना बंद कर दे। और ऐसा भी नहीं है कि भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है। सबसे बड़ा इंपोर्टर अगर रशियन ऑयल का कोई है तो वो है चीन। आप चीन को वेवर पर वेवर दिए जा रहे हैं और भारत के ऊपर आप टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे हैं। तो ये डबल स्पीक और हिपोक्रेसी की जो बात होती है वो अमेरिका पर पूरी तरह यहाँ लागू होती है। आप दुनिया को ये नहीं बता रहे हैं कि आप न्यूक्लियर फ्यूल्स ले रहे हैं रशिया से, आप ये नहीं बता रहे हैं कि आप फर्टिलाइजर ले रहे हैं रशिया से, उसका जिक्र आप नहीं कर रहे हैं। आप यूरोप के जरिए यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, आप सीधे सीधे इस पूरी जंग को चलाए रखने में जिम्मेदार हैं। इसका जिक्र ट्रंप नहीं करेंगे, और नवारो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी का ये वॉर है, ये मोदी का वॉर है, ये यूक्रेन और रशिया का वॉर नहीं है। तो जहां तक अमेरिका की बात ही, तो अमेरिका खुद ही अपने आप को दुनिया के सामने एक्सपोज कर चुका है। हाँ, चीन के एक्सपेंशनिज्म की आपने बात की, देखिए, इसीलिए हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी और म्यूचुअल इंटरेस्ट, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना होगा। ये नहीं हो सकता कि चीन चाहे कि भारत उनके साथ अच्छी दोस्ती रहे और उसके बाद अरुणाचल में हर वक्त जो ये खतरा मंडराता रहे कि कहीं पीएलए के ट्रूप्स भारत की सीमा में ना घुस जाएं। इसीलिए देखिए, इसीलिए जब वांग यी आए तो वांग यी ने सीमा विवाद पर बात की। वांग यी जब आए तो उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल से इस बात पर बात की कि डिसएंगेजमेंट किस तरह से हो रहा है, सीमा पर शांति बनी हुई है या नहीं। पहले ही इन मुद्दों पर बातचीत हो गई है। ग्राउंड वर्क जिसको कहते हैं श्वेता, वो पहले ही कर लिया गया था द्विपक्षीय बातचीत से पहले। भारत भी ये बात बहुत अच्छे से जानता है, समझता है कि पाकिस्तान और चीन के रिश्ते जो हैं वो इस तरह के हैं कि कोई भी मुश्किल पड़ जाए पाकिस्तान को, चीन सबसे पहले दौड़ा दौड़ा पाकिस्तान के पास पहुंच जाएगा। लेकिन अगर चीन को भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहिए तो फिर चीन को इसका कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। वो पाकिस्तान को खुश करके भारत को अपसेट करने की स्थिति में अब नहीं रह पाएगा। अगर वो चाहता है कि अमेरिका को काउंटर करने के लिए भारत उसके साथ खड़ा रहे। जहां तक बात रशिया की, रशिया ने तो जब भी मुश्किल का वक्त आया भारत के सामने, भारत का साथ दिया है। आज भी व्लादिमीर पुतिन इस समिट में आने से पहले कह चुके हैं कि ये जो सैंक्शन नीति है, ये सैंक्शन नीति अनफेयर है, ये सैंक्शन नीति सही नहीं है। तो टैरिफ के मुद्दे पर तो उन्होंने अपनी बात सही रखी है। अलास्का जब गए थे व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, हर किसी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रशिया के साथ अच्छे रिश्ते बना रहे हैं, वो वॉर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए उसका नतीजा क्या निकला। नतीजा ये निकला कि अब हो सकता है कि एक मुलाकात रशिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच हो, उसके बाद हो सकता है कि एक ट्राइलैटरल हो। इन
सब के बीच आपको लगातार दिख रहा होगा कि खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन में यहां हमला हो गया, यूक्रेन में वहां हमला हो गया। सबसे दिलचस्प बात यह है श्वेता कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस बायलैटरल से पहले, प्रधानमंत्री के एससीओ में शामिल होने से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और उनको बताया कि जब वो यूएस गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ, यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनकी क्या बातचीत हुई है। और प्रधानमंत्री ने इस बात को एक्नॉलेज भी किया। प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया पर इस बात को पोस्ट किया कि हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति से मेरी बात हुई है। तो कल जो द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है भारत और रशिया के बीच, क्या उसमें रूस यूक्रेन का मुद्दा उठेगा, देखने वाली बात होगी। अब तक भारत का जो पोजीशन है बहुत क्लियर है। हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पीस चाहते हैं, ये वॉर का समय नहीं है, ये ट्रेड का समय है, ये बातचीत का समय, हम शांति चाहते हैं। तो इस मुद्दे पर भारत बहुत क्लियर है। कहीं भी ऐसा कोई मुद्दा, कोई कॉम्प्लेक्स इशू मुझे नहीं दिखाई दे रहा है जहां पर भारत को बैकफुट पर। स्वाति, क्या इसको ऐसे देख सकते हैं, एक तरफ ट्रंप हैं जो ये दावा कर रहे थे कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो शांति है वो ला सकते हैं। बहुत कोशिश भी ट्रंप ने की है, बातचीत का दौर भी चला, लेकिन कभी हम देखें पुतिन या हम देखें ज़ेलेंस्की, जो एटीट्यूड ट्रंप की तरफ रहा, क्योंकि वो हमेशा जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, चाहे वो ट्रेड का डर दिखाकर हो या धमकाने की स्थिति में हो कि रशिया को भुगतना होगा, वहां कहीं ना कहीं ट्रंप फेल्योर हुए हैं, शांति नहीं हो पाई। लेकिन एससीओ समिट के पहले जब बातचीत भारत यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच होगी, तो जाहिर सी बात है उसके पहले यह मैसेज देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि ज़ेलेंस्की से मेरी बातचीत हुई है, शांति की बात करते हैं। प्रधानमंत्री भी कई बार इस बात को रख चुके हैं कि दोनों देशों के बीच शांति होनी चाहिए, बल्कि रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो क्या यह लग सकता है कि एक तरफ ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बिग पिक्चर, एक बिग कैनवास देखे तो अगर रशिया और यूक्रेन के बीच शांति होती है या दोनों एक मेज पर आकर बातचीत करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं भारत की भूमिका भी देखने को मिलती है और एससीओ समिट के समय ये मौका भी हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पुतिन से बात करने का। देखिए, सबसे बड़ा फर्क यह है कि एक तरफ वो व्यक्ति है जो जबरदस्ती दूसरों के मामलों में अपनी टांग अड़ा करके शायद नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में या शायद वर्ल्ड रिकॉग्निशन के चक्कर में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता कराना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये एफर्ट्स ले रहे हैं, लेकिन इजराइल और गाजा के बीच तो कोई वॉर आज तक नहीं रुका, न कि यूक्रेन और रशिया के बीच रुका है। तो किस तरह की शांति वार्ता डोनाल्ड ट्रंप करवा रहे हैं वो सबके सामने, क्या उसका नतीजा निकल रहा है वो सबके सामने। दूसरी तरफ, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति वार्ता की बात की, आपको याद होगा श्वेता, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी अगर आप देखें तो शशि थरूर ने क्या कहा था। शशि थरूर ने कहा था कि मैं गलत साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद वो ऐसे एकमात्र लीडर हैं जो ज़ेलेंस्की से भी हाथ मिला सकते हैं और व्लादिमीर पुतिन से भी गले मिल सकते हैं। ये बात ज़ेलेंस्की भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए जब दो देश इस वक्त युद्ध की स्थिति में हो, पैरेलल आपके रिलेशन इनसे भी अच्छे हैं और उनसे भी अच्छे हैं, और ज़ेलेंस्की कहीं ना कहीं उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ। बिल्कुल, वो जानते हैं कि कितने नजदीकी रिश्ते हैं भारत और रशिया के बीच, और इसीलिए वो उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि भारत ने कभी भी किसी भी देश का वॉर जैसी स्थिति में या वायलेंस जैसी स्थिति में साथ नहीं दिया। इजराइल और गाजा को लेकर के भी भारत की का स्टैंड बहुत क्लियर है कि वो शांति चाहते हैं दोनों देशों के बीच। हो सकता है यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति चाह रहे हैं कि एससीओ समिट में जब आमने सामने होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के राष्ट्रपति, तो ये बात जरूर निकले। लेकिन भारत का स्टैंड वही रहेगा, चाहे ये सवाल आप कल पूछें भारत से आज या आज के बाद, कि शांति होनी चाहिए दोनों देशों के बीच। तो हर कोई अपने जो डिप्लोमेसी के रूट्स हैं श्वेता, उसका पूरा इस्तेमाल करता है ताकि उसको फायदा हो जाए। तो ज़ेलेंस्की भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ऑफिशियली जब बातचीत होती है उसके बाद ये स्टेटमेंट रिलीज होता है कि नहीं होता है कि दोनों देशों के बीच इस पर बातचीत हुई है या कोई जॉइंट स्टेटमेंट, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो तमाम मुद्दे जिसका डिस्कशन हम कर रहे हैं, ये जरूर उठेंगे बातचीत में। स्वाति, एक अहम पॉइंट ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करेंगे या कह सकते हैं आतंकवाद को लेकर एक स्ट्रांग मैसेज, कड़ा संदेश उस देश की धरती से देने की भी कोशिश करेंगे जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को, पड़ोसी मुल्क को, हमारे पड़ोसी मुल्क को सपोर्ट करता आया है। यहां पर सभी जो एससीओ के देश हैं उनको भी
उस एक लेवल पे आना होगा कि हम आतंकवाद को लेकर एकजुट हैं। ऐसे में चाइना के रोल को कैसे देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा चाइना सपोर्ट करता आया है, लेकिन भारत के साथ रिश्ते अगर सुधारने हैं तो आतंकवाद पर लगाम लगवाना होगा चाइना को। यहां चाइना को आगे आकर बिग ब्रदर का रोल निभाना होगा कि आतंकवाद को पाकिस्तान की धरती से पनपने ना दे, उसे रोके। ये कहीं ना कहीं भारत के लिए करना होगा। क्या लगता है आपको? देखिए, दो बात है। एससीओ समिट में जब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई थी, उसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ कहा था कि टेररिज्म एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी को एक स्ट्रांग स्टैंड लेना होगा। आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं और आपको एक अपनी तरफ से एफर्ट लेना होगा दुनिया में ये दिखाने के लिए कि सारे देश एक साथ हैं। एससीओ खास करके, जिसका निर्माण ही इसी के लिए हुआ है, टेररिज्म के खिलाफ आपको एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। उसके बाद अगर आपको याद हो श्वेता, तो डिफेंस मिनिस्टर्स की जो एससीओ समिट में मीटिंग हुई थी, उसमें राजनाथ सिंह जी ने जॉइंट ड्राफ्ट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। इसीलिए इनकार किया था क्योंकि उसमें पहलगाम हमले का कोई जिक्र नहीं था। उसमें जाफर एक्सप्रेस के हाईजैकिंग की बात थी, लेकिन उसमें पहलगाम का कहीं कोई जिक्र नहीं था। तो राजनाथ सिंह जी ने उस ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था और कोई जॉइंट ड्राफ्ट स्टेटमेंट रिलीज नहीं हुआ था। तो टेररिज्म के मुद्दे पर, पाकिस्तान के रोल पर भारत अपने फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के जरिए और डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के जरिए अपनी राय स्पष्ट रख चुका है। हाँ, जहां तक आपने चाइना की बात की, चाइना है ही पाकिस्तान का बिग ब्रदर, लेकिन बहुत स्मार्ट है चाइना। जब पहलगाम अटैक हुआ था, आपने कहीं ये नहीं देखा होगा कि चाइना ने खुलकर पब्लिक में पाकिस्तान का साथ दिया हो या ये कहा हो कि नहीं पाकिस्तान की तो कोई भूमिका थी ही नहीं और भारत बेवजह ही पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है। चाइना ने टेररिज्म का खंडन किया था, लेकिन बैकडोर से पाकिस्तान को वेपन्स का सप्लाई चाइना करता है, हर कोई जानता है। इतने सारे जो ड्रोन और यूएवी गिराए गए वो चाइनीज मेड थे, चाइना मेड थे श्वेता। तो भूमिका जो है भारत अपनी स्पष्ट कर चुका है। देखने वाली बात होगी कोई ऐसे जॉइंट स्टेटमेंट आतंकवाद के खिलाफ आता है या नहीं। स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। स्वाति जोशी जो इस वक्त तियानजिन में मौजूद हैं और बता रही थी कि कैसे एससीओ समिट से पहले जो बातचीत होनी है जिनपिंग के साथ वो कितनी अहम हो जाती है। हमारे सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, एससीओ समिट तो अहम है ही है, लेकिन जिनपिंग से जो बातचीत होगी, द्विपक्षीय बातचीत, इसमें कई अहम मुद्दे हैं। अगर हम बिंदुओं पर बात करें तो एक तो आतंकवाद हो जाता है कि आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा जिसमें कहीं ना कहीं चाइना को यह दिखाना होगा भारत को कि अगर हमारी दोस्ती आगे बढ़ती है या हमारे बीच हालात सुधरते हैं तो इसमें आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसमें खुलकर चाइना को सपोर्ट करना होगा। दूसरा बात करें ट्रेड वॉर जो चल रहा है, इस बीच भारत और चाइना की दोस्ती कैसे देखते हैं, कैसे इस ट्रेड वॉर से, क्योंकि चाइना खुलकर बोल चुका है कि ये जो ट्रंप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है और चाइना इसका विरोध करता है, भारत भी विरोध कर रहा है और जबरदस्ती हम पर भी टैरिफ थोपा गया। इन दो पॉइंट्स को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि करीब 7 साल के बाद ये मौका आया है। पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो 2018 का समय था, इसके बाद डोकलाम और तमाम चीजें हुई है और इसके बाद आप देखिए कि रिश्ते इस तरह हो गए कि कई ऐसे मल्टीलेटरल जब बातचीत हुई या कहीं पर जब बैठक हुई तब दोनों आमने सामने होने के बावजूद मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आप इसको इस तरह से अहम देखिए कि अब ऐसे वक्त पर जब भारत अमेरिका जो कि काफी नजदीक थे, टेरिफ वॉर के चलते दोनों के बीच में एक टकराव है, बहुत ही आप कह सकते हैं कि यहां तक बात आ गई कि यूक्रेन वॉर को लेकर जो वहां का व्हाइट हाउस के सलाहकार हैं वो यहां तक कह दिए कि ये लड़ाई जो है वो मोदी की देन है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत अमेरिका के बीच में जो रिश्ता है वो उसमें कितना टकराव आ गया है। अब बात अगर चीन की बात करें, शी जिनपिंग की बात करें, तो मुझे लगता है कि वहां पर अभी जो हालात है, जो अगर वर्ल्ड ऑर्डर देखेंगे आप और वहां पर जिस तरीके से आर्थिक रूप से एक तरह से अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अभी वहां पर जापान में एक इंटरव्यू भी जब दिया था उसमें एक बात कही कि जो दुनिया में अस्थिरता आई है, भारत और चीन के रिश्ते जो हैं वो मजबूत होते हैं तो वो जो वर्ल्ड ऑर्डर में जो आर्थिक रूप से जो अस्थिरता है उसको स्थिर बनाने में बड़ा रोल भूमिका निभा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत अहम बैठक होगी क्योंकि इससे 10 दिन पहले ही 15 दिन पहले ही चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे। भारत के विदेश मंत्री और एनएससी अजीत डोभाल से उनकी मुलाकात
मुलाकात हुई थी, इस बात पर सहमति बनी कि इस साल जो है भारत और चीन के 75 दोस्ती के 75 साल भी हो रहे हैं। ऐसे में रिश्तों को बेहतर बनाना और किस तरीके से आगे बढ़ना और जो सीमा विवाद है उसको पीछे छोड़कर उनको आगे बढ़ना, आर्थिक रूप से दोनों ताकत है अगर दोनों साथ होते हैं। और यही जो छटपटाहट है आप कह सकते हैं ट्रंप की है कि रूस के साथ, चीन के साथ अगर भारत के रिश्ते मजबूत होते हैं तो एक नया चैलेंज होगा और एक नई चीजें, नई मुश्किलें को देखना पड़ेगा अमेरिका को। शायद इसीलिए ट्रंप जो एक दबाव बनाने की कोशिश नरेंद्र मोदी पर, भारत पर कर रहे थे, उसकी वजह यही थी कि वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से रूस से अलग हो भारत और उनके दबाव के आगे झुके, जो कि नरेंद्र मोदी नहीं माने। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे नोट पर, और इस बात का एहसास मुझे लगता है शी जिनपिंग को भी होगा कि सीमा विवाद के चलते जो एक रिश्ता कहीं ना कहीं जो एक ठंडी हो गई थी उसमें गर्माहट लाने की जरूरत है और वो रिश्ते को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि दोनों दुनिया में एक अगर साझा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें, अगर दोनों एक साथ जुड़ते हैं तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। तो उस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और निश्चित तौर पर आतंकवाद एक महत्वपूर्ण मसला भारत का रहा है और उस पर जिस तरह से उम्मीद है भारत की पूरी कोशिश होगी प्रधानमंत्री की कि आतंकवाद के मसले पर पूरी सिर्फ चीन नहीं पूरी दुनिया आतंकवाद को एक अलग नजरिए से देखे। वो रिश्तों में नहीं, जो आपको याद होगा कि एक पहले अच्छा आतंकवाद और एक बुरा आतंकवाद की परिभाषा शुरू हुई थी, उस तरीके से नहीं, क्योंकि भारत आतंकवाद को झेल रहा है और पूरी दुनिया के सामने इस बात को रखा भी है कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से हमारे खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलती है आतंकवाद को लेकर, जिसमें सेना, सरकार, सारे लोग शामिल हैं। तो मुझे लगता है उसको लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन टैरिफ वॉर के बीच दोनों की मुलाकात थोड़ी देर में जो होने वाली है, मुझे लगता है अब शुरू हो गया होगा। 9-9:30 बजे का बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई हमें आ रही है जो हम दर्शकों को बता दें। थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है। द्विपक्षीय मीटिंग के लिए बताया जा रहा है कि दोनों रवाना हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच 7 साल बाद, जैसा कि हमारे सहयोगी अमित भी बता रहे थे, द्विपक्षीय वार्ता होनी है और ये वार्ता इसलिए अहम बताई जा रही है क्योंकि 7 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चीन में मौजूद हैं और जाहिर सी बात है द्विपक्षीय बातचीत जब होगी तो तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे। सीमा विवाद के बाद ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकर आमने सामने शी जिनपिंग से बातचीत कर रहे होंगे और किसी भी पल तस्वीरें जो है वहां से आ सकती हैं कि दोनों देशों के बीच क्या कुछ बातचीत हुई है और ज्वाइंट स्टेटमेंट भी दोनों की तरफ से जारी किया जा सकता है। अमित, एससीओ समिट को देखें अगर हम, तो ये एससीओ समिट तो महत्वपूर्ण है भी और आतंकवाद के मुद्दे पर देश जो है वो क्लियर भी है। हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान ने पहलगाम में क्या किया या इसके पहले भी जो भी आतंकवादी घटनाएं होती रही, चाइना ने हमेशा टेररिज्म का तो विरोध किया है और खंडन भी किया है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर क्या स्ट्रैटेजी चाइना की रही ये भी हम देख रहे हैं। वेपन्स जो है वो सप्लाई चाइना करता है, तमाम चीजें अभी भी पाकिस्तान को वो सप्लाई करता है। ऐसे में कितना अहम हो जाता है एक दूसरे का, जब तक हम भरोसा नहीं जीतेंगे तो हम आपसे बातचीत भी करें, हम आपसे टैरिफ वॉर से लड़ने के लिए आपको तैयार भी करें और दूसरी तरफ आप ही हमारे पड़ोसी मुल्क को भड़काएं, उनको हथियार मुहैया कराएं ताकि हम उसमें भी उलझे रहें। तो एक जगह पे एक टेबल पर आना होगा और कहीं ना कहीं दोनों देशों को रास्ता ढूंढना होगा। चाइना के लिए बड़ा चैलेंज है, विस्तारवाद हमेशा चाइना की रणनीति रही है, ऐसे में इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर ट्रस्ट डेफिसिट रहा है भारत चीन के बीच में 62 के वॉर से लेकर। आप अब जब भी देखें रिश्ते में, जब भी नई शुरुआत करने की कोशिश की गई तब कुछ ना कुछ पीछे की तरफ से हुआ, जिसको लेकर भारत हमेशा आशंकित रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से डोकलाम और इसके बाद लगातार सीमा विवाद के बाद पूर्वी लद्दाख में जिस तरह से हिंसा हुई और हमारे जवान शहीद हुए, उनके भी जवान शहीद हुए, हम लोगों ने मिरर डिप्लॉयमेंट कर दिया। इतने फोर्सेस कभी भी सीमा पर, चीन सीमा पर नहीं थे। लेकिन ये क्यों हुआ? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वो एक स्ट्रांग मैसेज दिया कि अब वो पुराना भारत नहीं है जो कि आपके दबाव में आएगा। ये वो भारत नहीं है जो चीन के लोग अंदर आएंगे, यहाँ पर आकर वो मारपीट करेंगे, हमारे जवानों के साथ हाथापाई करेंगे, उन पर हमला करेंगे और हम उनको ऐसे ही जाने देंगे। वो अगर आप कहें तो भारत ने जिस तरह से मजबूती से सामना किया था और जिस तरह से मिरर डिप्लॉयमेंट हुआ था, एकदम आमने सामने डिप्लॉयमेंट हो गया, हमारे फौज वहां पर चली गई। और इसके बाद पिछले साल मुझे लगता है कि चीन को भी इस बात का एहसास हुआ कि सीमा विवाद के चलते
दोनों देशों के बीच के रिश्ते जो खराब हुए हैं, क्योंकि भारत जो है बहुत बड़ा बाजार है। भारत की जो जनसंख्या है वो मुझे लगता है उसको, चीन को भी इस बात का एहसास है कि करीब 45 अरब मिलियन मतलब अरब डॉलर, अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का व्यापार निर्यात जो है भारत करता है। तो ऐसे में अपने बड़े बाजार के लिए, और यही बात भारत हमेशा से कहता रहा है कि सीमा विवाद को अलग रखकर हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा और सीमा विवाद को सुलझाने के प्रयास भी करने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि इस बैठक से पहले, अगर आपको याद हो तो 2024 में कजान रूस में पहली बार 6 साल के बाद एक तरह से आइस ब्रेक हुआ था, जब शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी। उसमें कई मुद्दों के ऊपर सहमति भी बनी थी और उसके बाद ये बैठक होने जा रही है। इस बैठक से पहले ही कुछ ऐसी बातें हुई हैं दोनों देशों के बीच, जब चीन के विदेश मंत्री आए थे, खास करके सीमा विवाद सुलझाने के लिए वो ग्रुप एक्सपर्ट्स ग्रुप बनाने की बात हो रही है कि कैसे जल्दी से सीमा विवाद सुलझाया जाए। और साथ ही साथ एक तरफ सीमा विवाद सुलझाने को लेकर बातचीत होगी, लेकिन ट्रेड, आपस में रिश्तों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, खास करके जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत और चीन के रिश्ते अगर रुकते हैं तो उसका फायदा जो है, और मुझे लगता है कि ये जो ट्रंप आप बार बार जो एक ऑर्डर कोशिश कर रहे हैं, टैरिफ के जरिए एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ी वजह जो है, और खास करके एससीओ की भूमिका और ब्रिक्स, ये दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनकर उभरे हैं जहां पर चीन, भारत और रशिया तीनों हैं। और ये एक बड़ा दबाव भी ट्रंप पर है कि कैसे वो इनको काउंटर कर सके। ये तीनों अगर आपस में आ जाते हैं तो बहुत ही बड़ा एक तरह से चुनौती होने जा रहा है, न सिर्फ बाजार के तौर पर, स्ट्रेटेजिक रूप में भी अमेरिका के लिए नुकसान होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है बैठक शुरू होने वाली होगी या शुरू हो गई होगी, क्योंकि 40 मिनट का वक्त था और इसके लिए बैक चैनल पर दोनों देशों के विदेश मंत्री एनएसए ने मिलकर एक पूरी रूपरेखा तैयार की, सहमति बनी है और दोनों देश इस बात पर लगभग सहमत हैं कि सीमा विवाद को अलग रखकर अब आगे बढ़ने का वक्त है। ऐसे वक्त पर जब टैरिफ का प्रेशर चीन पर भी बनाने की कोशिश की जा रही है, भारत पर 50% लगा दिया गया है, तो ऐसे वक्त पर कल पुतिन से भी मुलाकात होनी है। तो मुझे लगता है कि इस पर तो बात होगी, लेकिन आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री एक कड़ा मैसेज देने की कोशिश जरूर करेंगे, अपनी बात को रखेंगे कि आप अपनी आतंकवाद को लेकर दोहरी रणनीति नहीं होनी चाहिए। चीन में जब एससीओ का गठन हुआ था, जब शुरुआत हुई थी, जब उसमें तो कहा जा रहा है कि उसके पीछे एक बड़ी वजह थी कि चीन भी आतंकवाद से पीड़ित था अपने वहां पर। तो वो इसके बाद जो उनके आसपास के जो इलाके थे उसको जोड़कर उन्होंने एससीओ की शुरुआत की थी, लेकिन अब अपने यहाँ के आतंकवाद को आतंकवाद के रूप में देखना और पाकिस्तान के जरिए जो भारत में आतंकवाद है अगर उसमें समर्थन करना, तो इस तरह की दोहरी रणनीति का हमेशा भारत ने विरोध किया है। और इस बात को पुरजोर तरीके से प्रधानमंत्री मोदी वहां पर उठाएंगे कि ये नहीं हो सकता है कि आप का रवैया जो है आतंकवाद को लेकर अलग अलग हो, और भारत में जो आतंकी घटना हो रही है और खास करके ऑपरेशन सिंदूर। अमित, इसको कैसे देखते हैं कि एक तरफ चाइना जो है उसकी लड़ाई हमने अमेरिका से भी देखी है, पावर वॉर को लेकर कि किस तरह से लड़ाई रही है। भारत पर टैरिफ लगाने के बाद भारत ने सख्ती से विरोध किया, हालांकि रशिया की वजह से ये बताया भी गया 25% टैरिफ जो है भारत के ऊपर दबाव बनाया गया, और क्योंकि उधर पुतिन अपना माइंडसेट चेंज करे। माफ कीजिए अमित, यहां पर रोकना चाहूंगी, सवाल लेकर आपके पास आऊंगी। एक बड़ी खबर जो आ रही है, दर्शकों को पहले बता दूं कि मीटिंग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच शुरू हो चुकी है। दोनों मीटिंग के लिए रवाना हुए थे और जैसा कि हमारे सहयोगी अमित बार बार बता रहे थे कि मीटिंग शुरू हो चुकी होगी, तो अब खबर ये मिल रही है कि मीटिंग शुरू हो चुकी है, कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है और जाहिर सी बात है जब जॉइंट स्टेटमेंट सामने आएगा तो किन मुद्दों पर बातचीत हुई, चाइना का रुख क्या रहा और भारत और चाइना के रिलेशनशिप आगे कैसे होने वाले हैं, इस पर निर्भर करेगा। जो जॉइंट स्टेटमेंट आएगा वो क्लियर कट होगा कि आगे भारत क्या स्टेप लेने वाला है। अमित, आपके पास आते हुए, क्योंकि यहां हमें चाइना की स्ट्रैटेजी समझनी होगी, भारत के लिए इंपॉर्टेंट है टैरिफ वॉर के बीच चाइना के साथ ये दोस्ती का हाथ बढ़ाना, सीमा विवाद को भूलिए, और भारत का इतिहास रहा है कि हम चीजों को भूलते हैं। हाँ बिल्कुल, ये नहीं भूलते कि आपने क्या किया था, हम तैयार भी रहते हैं कि अगर कुछ पीछे से हमला हो
तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम चीजों को भूल के, चाहे पाकिस्तान हो चाइना हो, हमने आगे बात बढ़ाई है। लेकिन चाइना का रोल कितना अहम मानते हैं ऐसे वक्त में जब अमेरिका से एक पावर टसल देखने को मिली है चाइना की हमेशा, और इस बार भी वेवर तो मिलता आ रहा है चाइना को, लेकिन बड़ा मार्केट है भारत और उसके बाद आपको अमेरिका को जवाब भी देना है। तो क्या यहाँ आतंकवाद को लेकर चाइना की तरफ से कोई स्टेप ऐसा लिया जा सकता है ताकि भारत को वो अपने साथ रख सके? देखिए, मुझे लगता है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट जिसकी बात मैं कर रहा था कि दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट है, खासकर से जो चीन का रवैया रहा है उसको लेकर, तो मुझे लगता है कि रिश्तों को आगे बढ़ाना है और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं चीन भी सहमत है, तभी वो टेबल पर आने को तैयार हुआ है। एक तरह से जो दबाव भारत की तरफ से था कि भैया हम इस तरह की स्थिति में नहीं होंगे कि आप हमारे सीमा पर अपने जवानों को तैनात कर दे और वहां पर हम आराम से आपकी हर बात को मानेंगे, ऐसा वो पुराने वाला भारत अब नहीं है। इस बात का एहसास चीन को हो चुका है, इसीलिए भारत के रवैये को लेकर आप देखिए कि वहां पर एक समय होता था कि जब चीन की सीमा के आसपास सड़क का निर्माण होता था तो चीन के सैनिक आकर वहां पर तोड़फोड़ करके चले जाते थे, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब देखिए, आप चीन की सीमा की तरफ बहुत शानदार सड़कें बन रही है, गाड़ियां वहां तक सीमा तक पहुंच रही है, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, इस बात का एहसास चीन को है कि अब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अब की जो सरकार है, वो उनके दबाव में नहीं आने वाली है। और बाजार जो है, मुझे लगता है अब आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो आर्थिक ताकत है। आप सैन्य ताकत कितना ही बड़ा बन जाए, लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो आपकी का डंका पूरी दुनिया में बजेगा, पूरी दुनिया आपके पीछे खड़ी होगी अगर आप आर्थिक शक्ति हैं। और यही ताकत जो है चीन की है। चीन की आज अगर आपको याद हो, जो रेयर अर्थ मेटल की बात हो रही है, जो इसकी बात हो रही है कि सारी लड़ाई के पीछे की वजह वही है, उसमें सबसे ताकतवर चीन है। 50% तक जो कहा जाता है कि रेयर अर्थ मेटल जो है वो चीन के पास है और अमेरिका को भी उसी के भरोसे बैठना पड़ता है। तो ऐसे में दूसरे नंबर पर पोजीशन ब्राजील का है और इसीलिए ब्रिक्स और एससीओ सब जो संस्थान बनी है, ऑर्गेनाइजेशन जो तैयार हुई है, उसको लेकर उनकी चिंताएं बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करने के लिए आतंकवाद पर चीन को भारत की तरफ एक नरम रूप लेना पड़ेगा। भारत के हिसाब से थोड़े से मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी कड़े संदेश देने की जरूरत है। अगर भारत के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने पर वो सही में, अगर आप कहते हैं कि सहमत हैं कि अब आर्थिक रूप से एक दूसरे के साथ चला जाए, सीमा विवाद को थोड़ा अलग किया जाए, तो भारत आतंकवाद के मसले पर चाहेगा कि वहां से एससीओ की जो बैठक से, वहां के डिक्लेरेशन से आतंकवाद को लेकर भी एक कड़ा संदेश जाए कि भारत में जो आतंकवाद है या दुनिया में कहीं पर जो आतंकवाद है, उसके खिलाफ भी चीन और एससीओ की भूमिका वही होगी जो उनके यहाँ पर आतंकवाद के हमले होते हैं या फिर कहीं और होते हैं। तो वो दोहरी रणनीति के साथ आप एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि आतंकवाद को लेकर देखना होगा कि चीन का रवैया क्या होता है। लेकिन शायद जिस तरह से 75वां साल है भारत चीन की दोस्ती का, रिश्तों का, और चीन की तरफ से भी हाथ आगे बढ़ाया गया है, भारत भी आगे बढ़ना चाहता है। और ऐसे वक्त पर जब ट्रंप टैरिफ का एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत उस पर झुकने को तैयार नहीं है, तो अगर भारत, चीन और कल रशिया से भी पीएम मोदी की, पुतिन से भी पीएम मोदी की मुलाकात होनी है, इन तीनों के बीच अगर एक ट्रायंगल वाला जो अब कहा जा रहा है, जिसको लेकर शुरू से एक दबाव अमेरिका पे रहा है, अगर तीनों साथ आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है उससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी, क्योंकि दुनिया में एक तरह से पूरा ऑर्डर जो है वो हिलाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप। तो ऐसे वक्त पर ये बैठक इसी लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इन सब चीजों पर चर्चा जरूर होगी। अमित, अगर इसको हम देखें कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बहुत तेजी से बदल रहा है, कोरोना के बाद की बात करें तो तमाम जो देश हैं वो आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, भारत पर असर कम हुआ था लेकिन हुआ जरूर था। जाहिर सी बात है उसके बाद हमने देखा कि जो दुनिया है वो दो धड़ों में बटी हुई नजर आई। एक तरफ इजराइल गाजा का युद्ध देख रहे हैं जो चला ही जा रहा है और दूसरी तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध। अगर हम यहाँ देखें कि एससीओ समिट से पहले, और क्योंकि कल पुतिन से बातचीत भी होनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जेलेंस्की का बातचीत करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या दर्शाता है? एक तरफ
ट्रंप कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच शांति करवाएंगे, लेकिन वो कामयाब अभी तक नहीं हो पाए। चाहे किसी तरह का टैरिफ वार थोप ले, चाहे वो डर दिखा ले, चाहे वो रशिया को धमकी देने पे उतारू हो जाए, लेकिन अगर यहाँ मोदी की भूमिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका नजर आती है, जो बार बार रशिया को भी कह रहे हैं और यूक्रेन को भी कह रहे हैं कि शांति वार्ता करनी चाहिए, तो ऐसे में किस तरह का रोल आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? जेलेंस्की ने किस होप से बातचीत की होगी? इस बातचीत को बताया भी गया है, सार्वजनिक भी किया गया है कि क्या बातचीत हुई है, और फिर से वही बात रिपीट की गई है कि शांति होनी चाहिए दोनों देशों के बीच। देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ जेलेंस्की नहीं बल्कि दुनिया को पता है कि भारत और रशिया जो है, अगर बात करें तो सबसे पुराना रिश्ता है और एक दूसरे पे भरोसा करते आए हैं दोनों देश। पुतिन और नरेंद्र मोदी दोनों एक दूसरे पर भरोसा भी करते हैं, और रिश्ता जो है इससे मजबूत मुझे लगता है कि दुनिया में आपको उस तरह से नजर नहीं आएगा जिस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। तो उसकी एक बड़ी वजह शायद ये भी हो सकती है, और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को बार बार कहा है कि वो न्यूट्रल नहीं है, वो किसी पक्ष के नहीं है, बल्कि वो उनका एक पक्ष की तरफ है, और वो है शांति। उन्होंने इस बात का कहा है कि वो शांति के पक्षधर है, और उन्होंने बार बार चाहे पुतिन से बात की हो, उन्होंने खुले में इस बात को का जिक्र किया है कि लड़ाई समाधान नहीं हो सकता है, वार्ता करनी होगी और वार्ता के जरिए समाधान निकालना होगा। और वही बात उन्होंने यूक्रेन में जेलेंस्की के साथ भी, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी की थी। तो मुझे लगता है कि जेलेंस्की को ये भरोसा है कि एक तरफ अमेरिका और ट्रंप भले कोशिश करे, लेकिन भारत और नरेंद्र मोदी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं रूस को, पुतिन को मनाने में, इस वॉर को रुकवाने में। ये जो सबसे बड़ी भूमिका अगर हो सकती है रूस के पक्ष में, तो वो प्रधानमंत्री मोदी की। यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, एक और बड़ी खबर आ रही है, ऊर्जा, रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत जो है वो इस वक्त शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हो रही है। भारत चीन की मीटिंग पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, मीटिंग पर टैरिफ पर भी चर्चा हो रही है। ये वो मुद्दे, ये वो पॉइंट्स जिस पर आज द्विपक्षीय बातचीत हो रही है। जाहिर सी बात है, 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में मौजूद है, और सीमा विवाद के बाद ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर हैं और शी जिनपिंग उनके सामने बैठे। तो इन मुद्दों पर, ऊर्जा, रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो रही है। इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ मेजर जनरल के सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कैप्टन श्याम कुमार, आपके पास आते हुए, रक्षा के ऊपर बातचीत एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, और खासकर चाइना से जब हम डील कर रहे हो, इसको कैसे देखते हैं सर? एक तरफ अभी बातचीत चल रही है शी जिनपिंग के साथ, लेकिन हमने पिछले दिनों देखा सीमा विवाद और सब कुछ, चाइना कैसे विस्तारवाद की अपनी नीति को आगे बढ़ा रहा है और कैसे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। ऐसी स्थिति में इस बातचीत को कैसे देख रहे हैं? कैसे भारत के लिए ये कामयाब साबित हो? धन्यवाद सनो वरुणा, जय हिंद। देखिए, ये बहुत जरूरी है समझना कि भारत के प्रधानमंत्री चाइना में हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पहले तो, पर इसके साथ ही हमें इसका दूसरा पक्ष भी समझना होगा कि हिंदी चीनी भाई भाई के नारों के साथ हमने बहुत कुछ चाइना के साथ झेला है। तो इसलिए भारत के प्रधानमंत्री एक बुद्धिमानी दिखाते हुए अपनी बातें कहेंगे, लेकिन जब गलवान की बात हो, जब हमारे एलएसी की बात हो, एक्सपेंशनिज्म जो विस्तारवाद नीति है चाइना की, उसकी बात हो, और हमने इसका नमूना भी दिखाया है जब राजनाथ सिंह ने टेररिस्ट के जो डिक्लेरेशन थे वहां पे इसके पहले जो हुए चाइना में, उस पर साइन करने से उन्होंने मना किया, तो हमने अपना विरोधाभास दिखाया है, और जहां जरूरत पड़ती है हम हाथ बढ़ा रहे हैं। चाइना के पहले जापान जाना, जापान के साथ हमारे संबंध जो क्वाड का सदस्य है, और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का वो जो ट्रेड मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर का बयान, जहां वो हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, उनके ऊपर भी टैरिफ की मार है। उन्होंने हमारे टैरिफ की मार को भी उन्होंने उसकी भर्त्सना की है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड का सदस्य है। तो टैरिफ की मार और भारत और चाइना का रिलेशन, साथ में यूक्रेन और रशिया, और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करना प्रधानमंत्री का कल, तो ये सारी चीजें के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कई मल्टीलैटरल ओपनिंग्स है यहाँ पे। अभी एससीओ की मीटिंग में उन्होंने पहले भी 22 में कह रखा है कि युद्ध का समय नहीं है, तो वो पुतिन से उस पर भी चर्चा करेंगे। जहां तक जिनपिंग की बात है, ट्रेड हो या सिक्योरिटी हो, उसके पहले मुझे लगता है कि हम पैरेलल चलना चाहते हैं। तो हमने बात बढ़ाई है 7 साल के बाद जाके वहां, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जिनपिंग को समझें
और उनकी विस्तारवाद नीति को रोकें, जो वो धीरे धीरे करके ऐसा दिखा तो रहे हैं, पर उनके जो शिप्स, उनकी जो मूवमेंट, उनकी जो साउथ चाइना सी में उनकी जो तरीका है काम करने का, और बार बार हमारे LAC पे भी उनकी जो पकड़ रहती है, हमारे अरुणाचल प्रदेश को वो डिस्टर्ब करते रहते हैं, अपने मैप दिखाते रहते हैं। तो ये बड़ी समस्याएं हैं, हिस्टोरिकली इनको संभालना पड़ेगा और जिनपिंग को सामने आके झुकना पड़ेगा और अपने ट्रस्ट डिफिसिट को कम करना पड़ेगा, तभी भारत उनके साथ आगे बढ़ सकता है। शी जिनपिंग कितना झुकेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ। के सिन्हा साहब, आपसे समझना जरा ये चाहूंगी कि जब हम ये कहते, माफ कीजिएगा सर आपके पास आती हूँ, एक बड़ी खबर, भारत चीन के बीच डेलीगेशन लेवल की मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में विदेश मंत्री NSA मौजूद हैं और बातचीत जो है वो शुरू हो चुकी है। भारत और चीन के बीच इस वक्त डेलीगेशन लेवल की भी मीटिंग चल रही है, जिसमें विदेश मंत्री और NSA मौजूद है। दूसरी तरफ शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हो रही है, द्विपक्षीय बातचीत, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। के सिन्हा साहब, आपके पास आते हुए, एक तरफ हमने अपने पड़ोसी मुल्क को साफ मैसेज दे दिया है, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ऐसे में हमें चाइना को भी ये मैसेज देने की जरूरत है। हालांकि हम दे चुके हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ अब किसी तरह की कोई भी डुअल पॉलिसी जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में चाइना का रोल कितना अहम हो जाता है के सिन्हा साहब, कि हमारे साथ अगर वो दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे ये जो पीठ पीछे पाकिस्तान को सपोर्ट करना है ना, भले वो मुंह से ना बोले, वो उसने टेररिज्म का खंडन किया जो पहलगाम में हुआ उसके बाद, लेकिन उसने पाकिस्तान को लेकर किसी तरह का स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दिया। वेपन्स जो है वो सप्लाई किए जा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं सर? इसको तो रोकना होगा ना, तभी तो बातचीत चलेगी। जय हिंद। देखिए, आपका मुद्दा आपने कहा है कि पाकिस्तान को लेकर के हमारे चीन के साथ क्या संबंध होने चाहिए और क्या कंसर्न्स हैं। कंसर्न तो आपने बता ही दिया, उसका व्याख्यान आपने कर दिया, और हमने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा है टॉक एंड टेरर विल नॉट गो, और बातचीत होगी तो कश्मीर से होगी। वो हमारी ओवरऑल स्ट्रैटेजी है, वो एक बदली हुई स्ट्रैटेजी है। मगर इसके पहले भी आपको एक बात है, लोग बहुत बातें करते हैं, मगर चीन के साथ भी स्ट्रैटेजी एकदम डिक्लेयर्ड है। अभी कोई ऐसा नहीं है कि हम इसके ऊपर में कोई एम्बिग्यूटी है। हमारी चीन के साथ स्टेटेड है, वो पहले कभी नहीं, इतने साल हमारे हो गए नहीं थी। वो है कि द सिचुएशन ऑन द बॉर्डर विल डिसाइड हमारी आपकी रिलेशंस, और ये लिखित में है। इस बार ये नेशनल स्ट्रैटेजी है, और ये स्ट्रैटेजी के साथ आपने जो अभी बात की है वो पाकिस्तान के संदर्भ में की है कि टॉक एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर, और जो चाइना उसको टेररिज्म के ऊपर सपोर्ट करता है। देखिए, चाइना उसको टेररिज्म का जो सपोर्ट है वो जो 4 दशक पहले उन्होंने स्ट्रैटेजी ऑफ 1000 कट लगाया था, उस समय नहीं था। ये समझने की बात है। वो कब हुआ? जब उसने 2015 के पहले, उससे पहले की बात है, जब उसको ऐसा लगा कि उस 2 फ्रंट वॉर में उसको पाकिस्तान की मदद लेनी चाहिए, और उसने वहां पर पूरे टेररिज्म को सपोर्ट किया है। इवन जो वहां से वो अल बदर ग्रुप है, वो उसको खड़ा करने में पूरा चाइना का हाथ रहा है, जो बाद में TRF बना और उसकी जो लिंकेजेस हैं लश्कर-ए-तोयबा के साथ। मगर अभी जो उसकी ये जो समझ में आई है, बात ये आई है कि वो टेररिज्म के साथ नहीं है, और उसने दिखाए हैं, चाहे वो FATF का मामला हो, असर मसूद का मामला हो, उसने अपने पैर खींचे। और उसकी बात ये कब हुई है, कब से ये शुरू हुई है? जब उससे पैर खींच रहा है, ये कजान से शुरू हुई, गलवान के बाद कजान। देखिए, कजान में जो 2024 में हुई थी, उसके बाद शी जिनपिंग का और मोदी साहब का साथ मिलना, वो गलवान के 2020 के बाद बहुत लंबे समय बाद हुआ था, और उसमें एक RIC की कंसेप्ट, क्योंकि अब उसको ये समझ आ रही है, जो भारत उसको लगातार, खास करके मोदी जी बोलते रहे, यदि आप 2016 से लें या 2014 से लें, 16, 17, 18 वहां तक चले गए थे मोदी जी, वो जब उसने डोकलाम किया था, और उसको उन्होंने बुलाया, मगर उन्होंने बार बार ये दिखाता रहा कि नहीं। और खास करके जब उन्होंने CPEC बनाया 2015 में, CPEC, तो भारत ने ये समझ लिया कि नाउ दे आर टुगेदर, स्पेशली इन जो आप आतंकवाद की बात कर रहे हैं। और उसके बाद उसको जब ये समझ आई कजान में कि दे कांट डू इट, एक डेड
कुड स्टेट के साथ माफ कीजिएगा के सिन्हा साहब, यहाँ रुकना चाहूंगे। एक बड़ी खबर जो आ रही है दर्शकों को बता दें, भारत चीन के बीच इस वक्त 2 बैठकें चल रही हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। एक तरफ मोदी और शी जिनपिंग बैठक में बातचीत कर रहे हैं, द्विपक्षीय बातचीत जिसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो रही है, और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि डेलीगेशन की लेवल की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें इस वक्त एनएसए भी मौजूद हैं और विदेश मंत्री भी मौजूद हैं। यानी 2 अलग अलग बैठकें, दोनों बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। के सिन्हा साहब, अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। देखिए, आज हमें पाकिस्तान के संदर्भ को लेकर बात नहीं करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में एक चीज तो साफ हो चुकी है, फिजिकली उसने नहीं मदद किया है। हमारी नेवी उसके ब्लॉक कराची को ब्लॉक की हुई थी, मगर उन्होंने गुहार भी लगाई थी और वो फिजिकली इंडियन ओशन रीजन में एक शिप लेकर नहीं आए, और नदन बॉर्डर के ऊपर में भी उन्होंने कोई ऐसा प्रेशर नहीं डाला या कोई ऐसी चीजें नहीं शुरू हुई कि हमारे ट्रुप्स का कोई तो क्लियर मैसेजिंग है, और इसको हम बहुत अच्छी तरह रीड करते हैं। आपको ये भी पता है कि जब गलवान हुआ 25 राउंड ऑफ टॉक्स, मिलिट्री लेवल टॉक्स उनके साथ हुए हैं फॉर बॉर्डर का समझौता के लिए, और बॉर्डर के जो कंसर्न है उसको करने के लिए WMCC की बैठकें हो रही। देखिए, पूरा चाइना ये कहना कि वो केवल गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, वो नहीं। इस बार उन्होंने लिखित भेजा है, ये कोई जो कहते हैं ना गुप्त लेटर आई, एक्चुअली इट हैज कम टू द प्रेसिडेंट। तो देखिए, कहा जाता है कि अपने रणनीति और राजनीति में कोई चीज परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी एंड वो टेम्पररी होती है। आज हमारे हित में है कि ये 2 एशियन पावर्स हैं, जो एशियन पावर हैं, और उसमें रशिया भी शामिल है, जो RIC की कंसेप्ट है कि 21वीं सदी की सबसे इसकी रियलाइजेशन चाइना को हुई है। हम उस पर कतई भरोसा ना करें। लेकिन सिन्हा साहब, यहाँ चाइना को रियलाइजेशन हुई है। आज जब द्विपक्षीय बातचीत चल रही है, जब हम कई मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं कि चाइना का रुख क्या होगा, क्योंकि भारत अपनी चीजों में स्पष्ट रहा है, पड़ोसी मुल्कों से कैसे संबंध हो स्पष्ट रहा है, युद्ध की स्थिति में क्या स्टैंड लेना है स्पष्ट रहा है। लेकिन दूसरे देश ही होते हैं वो भारत के साथ जो व्यवहार करते हैं, उसके बाद भारत का व्यवहार जो है वो बदलता है। चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यों ना हो, जो बहुत अच्छे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते आए हैं, लेकिन जब वक्त आया तो कैसे उन्होंने दबाव बनाया कि पुतिन की तरफ से ये पुतिन को दबाव बनाने की कोशिश है, इसीलिए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ हम झेल रहे हैं। शशांक पटेल इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक जी, बातचीत चल रही है इस वक्त, द्विपक्षीय बातचीत शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। अगर हम देखें सीमा विवाद के बाद 7 साल बाद जो है वो शशांक पटेल जी, बहुत माफी के साथ आपके पास मैं आती हूँ सवाल लेके, लेकिन इस वक्त स्वाति जोशी जो तियानजिन में मौजूद हैं, वो कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहती है। स्वाति, क्या इन्फॉर्मेशन है? शी जिनपिंग है, डायरेक्ट लेवल टॉक्स जो हो रही है उसमें ऑफिशियल डिस्कशन बेसिकली होता है दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच। अगर अपने डेलीगेशन की मैं बात करूं तो उसमें हमारे विदेश मंत्री हैं, हमारे NSA अजीत डोभाल हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, MEA के और भी ऑफिशियल्स हैं, और जो बातें होनी चाहिए थी बॉर्डर डिस्प्यूट पे या अन्य मुद्दों पर, जैसे पीपल टू पीपल कनेक्ट, वो भारत में हो चुकी है। चाइना के विदेश मंत्री जब भारत आए थे तो इन इश्यूज पर बात हो गई है, लेकिन बायलैटरल में प्रधानमंत्री क्या मुद्दा उठाएंगे वो जानना बहुत अहम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो इस तरह के स्टेटमेंट्स, इस तरह के मुद्दों से, कॉम्प्लेक्स इश्यूज से भागते नहीं है। हमने इससे पहले भी कई सारे बायलैटरल्स में देखा कि इंडिया के जो कंसर्न्स हैं, इंडिया के जो इंटरेस्ट्स हैं, उसको बायलैटरल में बहुत मुखर हो करके प्रधानमंत्री उठाते हैं। तो देखना यही होगा कि ये जो बायलैटरल हो रहा है इसमें भी क्या प्रधानमंत्री is he going to speak about those complex contentious issues between India and China? And I do agree with Dr. Anand Ranganathan that nothing is going to be resolved in the meeting. The fact that the Prime Minister admitted to and accepted the invitation to be here in China was to send out a signal that yes, India is looking to normalize ties. But to what extent? Normalizing of ties between India and China do not mean that China is going to completely cut its ties with Pakistan. That is not going to happen, and India as a mature democracy knows that. That's the beauty of diplomacy, isn't it, Pranesh? That you have a nation like USA, a president like Donald Trump, who's been slapping tariff after tariff on you, and still our foreign affairs minister says कि हमारी कोई कुट्टी थोड़ी हो गई है बातचीत।
तो हमारी सहयोगी स्वाति को आप सुन रहे हो। स्वाति, इस वक्त तियानजिंग में मौजूद हैं। इस वक्त सबसे बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक में पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। ये वो बैठक है जिस पर कई देशों का मुस्तकबिल टिका हुआ है। क्या डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर ऐसे ही चलता रहेगा या फिर इस बैठक के बाद कुछ और आना है? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चर्चाएं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा हो रही है शशांक सर, वो इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत और चाइना के रिश्ते इस बैठक के बाद कैसे होंगे। जरा दर्शकों को सर आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। 2020 में जो हुआ गलवान घाटी में, वो भूला नहीं जा सकता, ना वो भारत भूल सकता है, शायद चाइना भी ना भूले। इसके बावजूद जब ट्रंप जैसा नेता टैरिफ थोप रहा है देशों में, तो ये सारे देश एक साथ जब एक मंच पर हैं, कैसे देख रहे हैं दोनों देशों की डिप्लोमेसी और ये मुलाकात? शशांक सर। देखिए, दो चीजें यहां बड़ी क्लियर हैं कि इस बैठक से 7 सालों के बाद एटलीस्ट इंडिया और चाइना के बीच में एक फॉर्मल लेवल, स्टेट हेड लेवल के ऊपर पे एक वार्ता शुरू हुई है। दूसरा ये कि जिस तरह के अंतरराष्ट्रीय अभी माहौल बना हुआ है, जिस तरह से अमेरिका और वेस्ट अपनी ओर से पूरी तरह से खींचतान में लगा हुआ है, भारत और चीन संबंधों के बीच में सामरिक क्षेत्र में ज्यादा बेहतर रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ पाना उतना मुफीद मुझे नजर नहीं आता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें से एक मूल कारण है कि यहाँ पे एक इकोनॉमिक फैक्टर दोनों के बीच में आता है। हम दोनों के बीच में ऑलरेडी एक 100 बिलियन प्लस का ट्रेड सरप्लस जो चाइना लेके बैठा हुआ है, अगर हम इस रास्ते के ऊपर पे और बढ़ जाते हैं तो मेरे हिसाब से इसका एक्सपांशन 10 से 15 बिलियन प्रति वर्ष में और भी ज्यादा हो सकता है, जो कि हमारे लिए किसी भी मामले में किसी भी तरह से मुफीद नहीं होगा। अगर हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंदर और कूटनीति के अंदर में भारत चीन संबंधों को देखें तो हमें हर समय पर किसी ना किसी तौर पे टकराव नजर आता है, लेकिन साथ साथ ये भी नजर आता है कि इन टकरावों के बीच हर समय दोनों देशों ने अपने लिए एक मध्यम मार्ग निकाला है, ताकि हम जो सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं ये एक समय के अंदर पे एशिया के इस कॉन्टिनेंट में या इस महाद्वीप के अंदर पे एक साथ रह सके। और आज की लाइव तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त भारत और चाइना के बीच जो बैठक चल रही है उसकी लाइव तस्वीरें सबसे पहले एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट ऑन टाइम्स नाउ भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं। जाहिर बात है कि भारत का पक्ष रखेंगे और उसमें उस कूटनीतिक चर्चा को सम्मिलित किया जाएगा जिसमें डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका को, या यूं कहिए कि पश्चिमी देशों को कैसे जवाब देना है। 50% भारत पर टैरिफ, 30% चाइना पर टैरिफ। ये दो बड़े देश हैं। ये अगर आप देखें, चाइना नंबर 2 की इकोनॉमी, नंबर 4 की इकोनॉमी भारत, और उन देशों पर इतना टैरिफ, तो क्या ट्रंप चल पाएंगे? हालांकि उस नीति का विरोध अमेरिका के अंदर खुद हो रहा है, लेकिन वो जो अमेरिका कर रहा है उसकी बातें अपनी तरफ। भारत और चाइना क्या कर रहे हैं इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एससीओ समिट और उसमें द्विपक्षीय बैठक इस वक्त चल रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बॉडी लैंग्वेजेस क्या कुछ बताती हैं। अगर ये तस्वीरें थोड़ी सी और एस्टैब्लिश होंगी तो उसको भी हम थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चाइना के दौरे पर गए। बहुत लंबे समय बाद दो बड़े नेताओं की मुलाकात हुई, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको वो तस्वीरें याद करनी चाहिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को झूला झुलाया था। उसके बाद माना जा रहा था कि दोनों देशों के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे। रिश्ते मजबूत हुए भी, डिप्लोमेसी दोनों देशों के बीच बेहतर हुई, लेकिन फिर उसके बाद गलवान घाटी की घटना और दोनों देशों के बीच इतनी खटास कि प्रधानमंत्री 2018 के बाद कभी चाइना नहीं गए। लेकिन कुछ दिन पहले वांग यी आते हैं, भारत आते हैं, और वांग यी जब भारत आते हैं तो वो कहते हैं कि दोनों देशों के बीच किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है, दोनों देशों के बीच डीलिंग है। और अब भारत और चाइना के बीच की मुलाकात, बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। शशांक जी, चूंकि आप डिप्लोमेसी बहुत अच्छे से समझते हैं, अब ये बताइए कि दोनों देशों की ये मुलाकात खटास के बाद और इस वक्त जो बॉडी लैंग्वेजेस दिख रही है, अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, उस लिहाज से इसे कैसे कंक्लूड करेंगे सर आप? देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में ये जो गर्मजोशी आप देख पा रहे हैं, ये बेहतर है। बेहतर अलग अलग स्तर के ऊपर पे हम इसे आंक सकते हैं। एक बायलैटरल लेवल के ऊपर पे, यानी कि द्विपक्षीय तौर पे, जहां पर हमें भारत और चीन को एक दूसरे के साथ खड़ा होना आज की जरूरत
समझ में आती है। जिस तरह से यूएस ट्रेड वॉर पूरी दुनिया के अंदर पे फैल चुका है, उसके अंदर पे एक दूसरा लेवल भी आता है, जिस लेवल के ऊपर हम रीजनल कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन पे बात कर सकते हैं। वहां पर इंडिया और चीन के बीच में अगर गठजोड़ हो जाता है तो इससे सप्लाई लाइंस को बेहतर करना, ट्रेड लाइंस को बेहतर करना इन दोनों ही देशों के लिए फायदे का सौदा बनेगा। तीसरा एक लेवल है, भारत आए थे तो उन्होंने कहा था कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है दोनों देशों में। क्या कुछ संकेत मिल गए थे इस बैठक को लेकर? क्या बातें होने वाली है, दोनों देश कैसे डील करने वाले, एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं? इन तीनों ही जगहों के अंदर पे अगर हम देखें तो इन दोनों का साथ आना एक तरह से फायदे का ही सौदा नजर आता है, न कि किसी तरह से कोई घाटा हमें दिखता है इसमें। ठीक है शशांक जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी जुड़े हुए हैं। मैं अमित का भी रुख करूंगा, लेकिन के सिन्हा सर, आज की ये बैठक चाइना के अंदर हो रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेबल टॉक के लिए शी जिनपिंग के सामने बैठे हुए हैं। पहले तो सर आप इस तस्वीर को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप आर्मी में रहे, हमने गलवान की घटना देखी है, हमने चाइना को वहां पर मुंह की खाने को मजबूर कर दिया था, लेकिन उसके बाद आज दोनों देशों की डिप्लोमेसी टेबल टॉक पर ले आई है। इसे आप कैसे देखते हैं सर, जो इस वक्त तस्वीरें चल रही हैं टीवी स्क्रीन पर? देखिए, मैं इसको इस तरह देखता हूं कि हमारी सेना के लेवल पे, बॉर्डर के लेवल पे हमारी जो मीटिंग हुई है, 25 मीटिंग गलवान के बाद हुई, और वो बड़े बड़े लेवल पे हुई है, कोर कमांडर, डिविजन कमांडर, ब्रिगेड कमांडर्स को भी। WMCC की मीटिंग 19 हुई, जो कि केवल बॉर्डर के डिस्प्यूट को संभालने के लिए हुई है, और फिर कजान की मीटिंग जो मोदी जी की है, और आज की मीटिंग। ये मीटिंग को हल्के में लेना और ये कहना कि नहीं, इट इज वन ऑफ दोस थिंग, ये बड़े लंबे समय के बाद, 2020 के बाद, और क्लियरिटी से 2020 में पहली बार दो चीजें हुई थी, और मैं वहां था जब मोदी जी ने ये कहा था, और वो वहां की धरती से कहा था, जो गलवान के नीचे की वाली धरती से कहा था, और मैं वहां था कि विस्तारवाद खत्म हुआ, और हम इसको, और हमारी जो चीजें हैं वो बड़ी क्लियरिटी से कहा था, जो ये आप विस्तारवाद कर रहे हैं, चाहे हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स में या इंडो पैसिफिक इंडियन ओशन रीजन में, और दोनों चीज अभी जमीन पे उन्होंने करके दिखाया है चाइना की तरफ से। ये मैं आपको बड़े आधिकारिक तौर से बता रहा हूं, जो हमारी रीडिंग्स है, इसको इंक्लूडिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, बड़े बात करें, वो वेपन तो हम भी देते हैं ना, अमेरिका भी दे रखा है वहां पर, अमेरिका के एसेट्स वहां हैं चाइना के अंदर, इसलिए उनकी बिलबिलाहट है वहां पर। उनके वो एसेट हैं जो क्रिटिकल हैं उनके लिए, चाहे वो किराना हिल्स हो या सरगोदा हो, या उनके और जो बेसिस हैं जिसमें आपने देखे हैं, जो उन्होंने शिफ्ट किए हैं। आज देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आंख बंद करके आप कतई विश्वास ना करें चाइना के ऊपर, मगर हमारी जो क्लियरिटी है इस बार, डॉक्ट्रिन कभी क्लियर नहीं किया भारत ने कहा है कि पूरी चीज डिपेंड करती है बॉर्डर के ऊपर, अब सारी चीज अलग है, और ये मोदी की बनाई हुई नीति है। उन्होंने 2018 में वुहान में बताया था, तो उसके बाद उन्होंने 2019 में शी जिनपिंग आए थे हमारे साउथ में, वहां भी बताया था, मगर इन्होंने ये, क्योंकि इनकी फितरत ये रही है, और उस फितरत को संभालने के लिए, और इसलिए रणनीति में फिर से बताता हूं कि एक कभी कोई चीज परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी इन स्काई, और उसके ऊपर पैनिक कर, और जो आपका रिलेशंस होगा आपके एक्शंस पर दिखेगा, और हमारे बॉर्डर पे ही इनका जो हमारा संबंध है वो डिसाइड करेगा। आपने मेरे से पूछा, मैं इस जो चाइना बॉर्डर का, मैं MGGS ऑपरेशन बड़े लंबे समय तक रहा हूं और फाइटिंग की है इनके साथ, मगर आपको ये बताऊं, आज की परिस्थिति, यदि इस अपॉर्चुनिटी को चाइना खोता है, हम नहीं खोएंगे, चाइना खोता है, तो ये 21वीं सदी की जो ये, और ये नहीं कि कल ये बना है, ये इन द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी। क्यों वेस्ट आपके पीछे लगा है? आज कोई सबसे बड़ा दुश्मन यदि वेस्ट है तो भारत को दिखाई देता है, अमेरिका को भी, वो हम कभी बोल नहीं पाते, अमेरिका को भी ये दिखाई दे रहा है कि चाइना को तो वो संभाल लेंगे, चाइना इज डाउन द ड्रेन। इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं, इस वक्त एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना जरूरी है। इस वक्त दो तस्वीरें चल रही हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेड कारपेट वॉक, और जरा कल की तस्वीर याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चाइना की धरती पर उतरे थे, उनका प्लेन जब लैंड किया था, तो उसके बाद उनका कैसे भव्य स्वागत किया गया। आज की वो तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, उसमें आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होने के लिए जा रहे थे, वो जरा कॉन्फिडेंस आप देखिए, वो तस्वीर आपको देखनी चाहिए दर्शकों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का पक्ष रख रहे हैं। डिप्लोमेटिकली कई चीजों को सुलझाना पड़ता है,
डिप्लोमेटिकली कई बार साथ आना पड़ता है, और आज चाइना के साथ जो बैठक हो रही है ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल। जब अमेरिका जैसा देश ये सोचता है कि हम बहुत बड़े हैं और हम किसी पर टैरिफ इंपोज करके उसको घुटनों पर ला सकते हैं, तो फिर दो बड़े देश, इकोनॉमिकली स्ट्रांग, फाइनेंशियली बहुत मजबूत, ये दो बड़े देश आज एक साथ मिल रहे हैं। ये तीन तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जिसका मैंने जिक्र किया। पहली तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब चाइना की धरती पर उतरे थे, वहां पर कैसे गर्मजोशी से स्वागत हुआ वो तस्वीर तो आपने देखी। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस द्विपक्षीय बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे थे, वो बीच वाली तस्वीर, वो तस्वीर आपको देखनी चाहिए। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेड कारपेट पर वॉक कर रहे हैं और वो आत्मविश्वास आपको उस तस्वीर में दिख रहा होगा। और फिर मुलाकात हुई, इस वक्त बैठक जारी है, ये तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। तो ये तीनों तस्वीरें इस एससीओ समिट की इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित है। अमित, वो बीच वाली तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी वार्ता में शामिल होने से पहले रेड कारपेट वॉक कर रहे हैं, वो बॉडी लैंग्वेज कुछ बताता है क्या अमित? भारत का आत्मविश्वास झलक रहा है क्या उसमें? अमित, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार जरा प्लीज चेक कीजिएगा कहीं म्यूट ना हो गया हो। जी हाँ, हाँ माफ कीजिएगा, म्यूट हो गया था। मैं जो वही बता रहा हूं कि ये जो कॉन्फिडेंस है ये इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने और भारत ने वो कर दिखाया। अगर आप आर्थिक रूप से दुनिया में जो हो रहा हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि चीन को सैन्य ताकत में भी अपनी ताकत दिखाई भारत ने। जब गलवान के बाद जिस तरह से मेरा डिप्लॉयमेंट हुआ, जिस तरह से फोर्स वहां पहुंची, और भारत ने उनको ये बता दिया कि अब वो पुराना भारत नहीं है जहां पर आप कुछ भी करके चले जाएंगे और हम हाथ पर हाथ धरे रहेंगे। गलवान के बाद जिस तरह का डिप्लॉयमेंट भारत ने किया, उसकी कल्पना शायद शी जिनपिंग को भी नहीं रही होगी। और मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंस, ये जो प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से आपदा को अवसर में तब्दील करने की जो एक सोच रही है, कैसे आपने देखा कि जब कोविड हुआ तब कैसे आत्मनिर्भर भारत की बात उन्होंने शुरुआत की। अब जबकि टैरिफ वॉर की बात हो रही, मुझे लगता है 15 अगस्त को जो लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री का भाषण था, वो भविष्य की जो एक तस्वीर थी कि कैसे भारत अपने आप खड़ा होगा, कैसे भारत जवाब देगा, और खुद को झोंकने की, खुद को अपने को आगे बढ़ाकर चीजों को करने की जो बात प्रधानमंत्री ने कही थी, मुझे लगता है अमेरिका में और ट्रंप की जो अंदर से जो झल्लाहट है, उसकी बड़ी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी पर जितना भी दबाव बनाया जाता है वो उतने ही ताकत के साथ उभरते हैं। और ये कॉन्फिडेंस दिखता है कि आखिरकार चीन को भी इस बात का एहसास हुआ कि सीमा विवाद बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है, दूसरी चीजों पे भी चलेगी, बात करनी होगी, ट्रस्ट डेफिसिट कम करना पड़ेगा। भले ही हम हर मौके पर चीन ने उस तरह से जो उनका ट्रस्ट है वो हमेशा खोया है, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त अब, जबकि ट्रंप जिस तरह से टैरिफ वॉर कर रहे हैं, ऐसे में इस बात का बहुत लंबे समय से इस तरह के समिट्स को कवर किया है, बहुत गंभीरता से आप सारी चीजों को देखते हैं। अमित, ये बताइएगा कि जब इस तरह का बड़ा मंच होता है तो क्या गलवान जैसी घटनाओं का भी जिक्र होता है क्या दोनों देश अपने बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट का भी जिक्र करेंगे, या फिर सिर्फ बात सारी डिप्लोमेसी की होगी? मैं दर्शकों को यह चीज क्लियर कर देता हूं कि रक्षा मंत्रियों के स्तर की बैठक हो चुकी है गलवान घाटी को लेकर, और वहां दोनों देशों के बीच का रास्ता निकल चुका है। बावजूद इसके अमित, सवाल यह है कि क्या इस समिट में गलवान में जो हुआ उसका जिक्र हो सकता है, या सब कुछ छोड़ो, कल की बात है, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे नई कहानी, ये चाइना और भारत के रिश्ते पर दिखने वाला है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि गलवान का जो जिक्र है या तमाम जो बॉर्डर की बातें हैं, अगर आपको याद हो तो रक्षा मंत्री की तो बैठक में हुई। इसके अलावा जो पिछले 15 दिन पहले जब वोंग आए थे, जो कि विदेश मंत्री है, तो उनके बीच में जो बातचीत हुई, बैक चैनल में बहुत सारी बातें होती है। जब द्विपक्षीय वार्ता होती है तो उसका एजेंडा सेट होता है, उसमें सारी जो इस तरह की बातों को पहले ही शॉर्ट किया जाता है और किन किन मसलों पर चर्चा हो रही है उसको भी तय किया जाता है, इस तरह के तमाम मसलों पर। लेकिन बॉर्डर की बात उठेगी, बॉर्डर की बात होगी, भारत इस बात को मजबूती से रखता है और रखता आया है। मुझे लगता है कि इस बार भी बात होगी कि बॉर्डर को लेकर कैसे हम लोग को, हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे
पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एथेंस चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। एससीओ की बैठक में, द्विपक्षीय बैठक के दौरान उन्होंने क्या कहा वो आपने सुना। कुछ अंश हमने आपको सुनाए। उन्होंने उसमें जो बड़ी बातें कही मैं आपको बताने जा रहा हूं। भारत चीन के 2.8 अरब लोगों से हित जुड़े हुए हैं। भारत संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री की ओर से कही गई। क्या बातें हुई अभी छन कर और बाहर आएंगी, लेकिन कुछ अंश जो इस मीटिंग के सामने आए उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के सहयोग पर जोर दिया है। बहुत जल्दी से अमित, जल्दी से इसको बताइएगा। दोनों देशों के सहयोग की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे प्रस्तावित की, जो उस बातचीत के अंश में सामने आया। अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एथेंस चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में क्या कहा वो आपको सुनाया। उन्होंने साफ कहा कि ये जो दोनों देशों का हित है वो 2.8 बिलियन लोगों के हित से जुड़ा हुआ है और उन्होंने सहयोग को आगे बढ़ाने की बात कही है। हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार लगातार जुड़े हुए। श्याम सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं इस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन एक बार फिर सुना देते प्रधानमंत्री ने क्या कहा। सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एथेंस चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे, उनकी बातचीत का अंश इस बैठक में हमने आपको सुनाया। बहुत जल्दी से श्याम कुमार सर, भारत ने प्रस्तावित किया कि दोनों देशों का सहयोग 2.8 बिलियन लोगों के हितों से जुड़ा हुआ है। इस प्रस्तावना को चाइना कैसे देखेगा, पूरे देश के लिए प्रस्तावना कैसे होना चाहिए? बहुत संवेदनशील बात कही उन्होंने, मानवता की बात की, दो देशों के संबंध की बात की। कुछ प्रश्न है, आप बॉर्डर की बात करते हैं सबसे पहले। अगर बॉर्डर पे इतना ही सेंसिटिव है तो ये वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंसल्टेशन जो उनके विदेश मंत्री यहाँ आए थे उसके बाद से हुई है, तो सिर्फ क्या हम गलवान पर देख रहे हैं? हमें सूरा साउथ की तरफ नजर करना चाहिए। उनके शिप्स लगातार स्पाई शिप्स भारतीय इंडियन ओशन में घूम रहे हैं। उनके कई सबमरीन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरप्राइज विजिट में हमारे साथ थी, जिनको हमने शैडोइंग किया। उन्होंने पहलगांव पे कोई भी भर्त्सना नहीं की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में लगातार शिप्स भेज के, एयरक्राफ्ट भेज के उन्होंने पूरी सहायता की और कभी भी कुछ नहीं कहा। जब हमारे राजनाथ सिंह वहां गए थे और एससीओ का आधार ही अगर टेररिज्म है तो उन्होंने क्यों नहीं पहलगांव का मेंशन किया और क्यों हमारे रक्षा मंत्री को अपनी कलम रखनी पड़ गई? कभी भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये क्या सारे क्यों हमनतोता में वो लगातार अपनी पकड़ दे रहे हैं? क्यों बांग्लादेश और म्यांमार को वो लगातार उकसा रहे हैं? क्यों उन्होंने मालदीव्स का ये पिछले साल तमाशा शुरू किया था और वो आइलैंड जो उनके अधिकार में जाने वाला है, टर्की के साथ भी उनका संबंध चल रहा है।
तो ये सब बातें कहां से निकलेंगी? कौन सा ट्रस्ट वो दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा? टैरिफ की मार, दो बातें और कहूंगा मैं, ट्रायंगल है हमारा, अमेरिका और हम और चाइना, एक ट्रायंगल है ये व्यापार का जिसमें वो टैरिफ आ रहा है 30% एंड 50%। दूसरा ट्रायंगल है यूक्रेन, रशिया और हम, और ये दोनों बातें वहां पर होंगी। एक ट्रायंगल रशिया का बनता है और एक ट्रायंगल बनता है चाइना का ट्रेड के साथ। तो ये एससीओ समिट में हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ चाइना के लिए नहीं गए हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सर। वो ये सब बातें भी करेंगे क्योंकि बायलैटरल मीटिंग के साथ साथ उन्हें वो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां वो अपनी बातें कहें। इसलिए वो जापान गए थे, ऑस्ट्रेलिया का बयान मैंने आपको बताया, और इसीलिए कल जेलेंस्की से बात हुई है। तो हम जरूर आगे बढ़ रहे हैं। हमने 25 से ज्यादा, जो 24 से ज्यादा समझौते किए हैं उनके साथ, हमारे लोग लगातार जा रहे हैं। ये बात सही है कि चाइना हमारा रिलायबल पार्टनर कभी नहीं रहा है, लेकिन आज देश की जरूरत, मतलब अगर आर्थिक रूप से ही देखें तो ये दबाने की कोशिश पश्चिम कर रहा है, ये वेस्ट हमारे लिए यही करने की कोशिश कर रहा है, ट्रंप यही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या उसकी काट के लिए दोनों देशों का एक साथ आना आप जरूरी मानते हैं? मैं मानता हूं कि यह संबंध जरूरी है, लेकिन इस पर बहुत सारे प्रश्न हैं जो ग्रीन रूम में हैं, और जो हम स्टेज पर देख रहे हैं मैनेजमेंट, वो उसे हमें समझना है। अगर हम आकलन कर रहे हैं, हम उसकी विवेचना कर रहे हैं, हम थ्रेडवेयर डिस्कशंस कर रहे हैं, तो ये बातें मैं दर्शकों को देना चाहता हूं, विश्व को देना चाहता हूं और चाइना को भी देना चाहता हूं कि आखिर वो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये जो है वो अलग बात है, उसकी बात हमने की अभी। ये 100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड डिफिसिट पे चल रहे हैं हम, और लगातार स्वावलंबन भारत जब होगा तो हमें वो सारी चीजें रोकनी होगी। हम खुद अपनी भारत में चीजें बनाने लगेंगे तो बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो प्रॉब्लम्स है भारत की, वो अपने आप हम दूर करेंगे। हाँ, हमारा वो बॉर्डर उनके साथ है, वे हमारे नजदीक के देश है, ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज नहीं कर सकते। तो ये 2.8 अरब की जो बात की, वो मानवता की बात की उन्होंने कि हमें संबंध बना के रखना है। तो क्या वो अरुणाचल पे हमारा अधिकार छोड़ देगा? क्या हमें ऑक्साइड चीन वापस करेगा? क्या वो हमारा लद्दाख का एरिया वापस कर दे? दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिकली रक्षा स्तर पर भी बातचीत हो चुकी और वहां पर भी रिश्ते सुधरते हुए दिखे थे। वांग ही आए तो उन्होंने भी कहा कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं बचा हमारे बीच में, अब हमारे बीच में डीलिंग बची। ये विजिबल मुद्दा है, मैंने इनविजिबल बातें की। इंडियन ओशन में क्या हो रहा है कैसे समझ आएगा? वो तो टैसिट है, बिल्कुल अलग से चल रहा है। और उसमें तो वो अपनी दुबई में बेस, वो अपने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बेस बना के बैठे हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर को लाना चाहते हैं, इंडियन ओशन में डिप्लॉय करना चाहते हैं। क्या मिल रहा है उनको इंडियन ओशन में? ठीक है, किस लिए आना चाहते हैं यहाँ पे? वो इंडियन बेड पर उन्होंने अधिकार जमा किया। वैसा ही देख रहे हैं जैसा श्याम सर देख रहे हैं, या आप इससे अलग कुछ सोचते हैं दोनों देशों के रिश्तों को लेकर? क्योंकि भारत ने तो बहुत बाहें फैलाकर स्वागत किया है कि ये 2.8 बिलियन लोगों का मुद्दा उनके हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और भारत देखता है सहयोग चाइना से। ये भारत ने खुलकर कहा इस मीटिंग में। देखिए, जो श्याम जी बोल रहे हैं वो तो एग्जैक्टली सभी दुनिया को पता है, भारत को पता है। भारत के जो हुक्मरान हैं और मिलिट्री जो आज मैटर करती है, हम लोग तो अभी यहाँ पर कर रहे हैं, उनको सबको पता है। ये कोई बड़ी बातें हैं नहीं। ठीक है, वो बता रहे थे कि वो बताना चाहते हैं, चाइना को बताना चाहते हैं, विश्व को बचाना चाहते हैं इंडिया के लोगों। पर बात मैं केवल बात करूंगा जो आपने पूछा, हम कैसे देखते हैं। ठीक है, 3 बातें आपको मैं इसको नोट कर रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा 2.8, और तीनों का व्याख्या करने दीजिएगा थोड़ा सा। 2.8 बिलियन की बात की, उसके जुड़ने का समय आया है। 8 बिलियन टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, 2.8 बिलियन आप 3 बिलियन ले लीजिए, उतना हमारा है उसका और उनका सामना, और ये दोनों का मिलना। और प्रधानमंत्री ये बातें आज से नहीं 2014 से बता रहे हैं चाइना को। आज चाइना में जाके उसकी धरती में, और चाइना इसको एक्सेप्ट किया है। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने कहा भरोसा। केवल हम वो देखें ना कि बात क्या हो रही है, हम जो चीजें हैं पीछे कहीं की बैकलॉग छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने विश्वास का वर्ड यूज किया है, भरोसा, कि क्या हम भरोसा हमें बनाना पड़ेगा। हम भी आप कह रहे हैं, आपके जो एडिटर साहब हैं वो भी यही बात कह रहे हैं, भरोसा, और श्याम जी भी यही कह रहे हैं कि भरोसा, विश्वास। और उन्होंने वहां के पटल में बताया कि हमने को आपको बनाना पड़ेगा, आपने विश्वासघात किया है। इनडायरेक्टली वो क्या कह रहे हैं, विश्वासघात किया है। और देखिए, चाइना पहली बार तैयार हुआ है, उसके 14 नेबरिंग कंट्री हैं, उसमें से 2 से उसकी बॉर्डर की डिस्प्यूट है, और बॉर्डर के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया है। वो एक भारत है, दूसरा आपका भूटान है। उन्होंने 12 के साथ कर रखा है और वो तैयार है। अब मैं आपको बता रहा हूं अंदर की बात,
एकदम तैयार है, वो सारे डिफरेंसेस को भुलाना चाहता है, क्योंकि अदरवाइज चाइना विल गो डाउन, उसकी कंपल्शन है आज। वो जो हेजेमोनिक बिहेवियर करना चाहता था उनके पुराने संजू वाली, वो खत्म छोड़ना चाहता है। तीसरी बड़ी बात उन्होंने जो की है, संवेदनशीलता वर्ड है, मेरा नहीं वर्ड है, प्रधानमंत्री ने कहा। सेंसिटिवनेस, सेंसिटिव क्या है? बॉर्डर है सेंसिटिव, बिल्कुल। तो वो क्या है, आपको थोड़ी 1 घंटे की भाषण देंगे वहां जाकर। तो उन्होंने कहा तीसरी भी बड़ी बात कही है, संवेदनशीलता, बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है, और संवेदनशीलता दूसरा है ट्रेड डेफिसिट। 113 बिलियन डॉलर का हमारा 13 बिलियन हम करते हैं केवल, तो 100 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड डेफिसिट। और इस दोनों बात पर पूरी तरह चाइना तैयार है। हमें तो मौका, मैं कहता हूं कि नहीं है कि आप भरोसा ना करके आप उसको एक अपॉर्चुनिटी को, और ये अपॉर्चुनिटी यदि आज लॉस किया तो भारत वही कहेगा जो गलतियां बार बार पहले करता रहा। एक लाइन में अगर इसको सम अप करें सिन्हा सर, तो ये मतलब अब रिश्ता भरोसे वाला नहीं होना चाहिए, हिंदी चीनी भाई भाई वाला रिश्ता नहीं होना चाहिए, ये टोटल कूटनीतिक होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? एब्सोल्युटली, ये 80 के दशक वाला भी नहीं होना चाहिए। हमारा उस समय मैं फौज में था, वो जगह था जी, चाइना बॉर्डर के ऊपर में आपने हमारी झड़पें चल रही थी, और हमारे चीफ ने कहा था, सुंदर जी ने, हम नहीं जाएंगे सडोंगचुक के ऊपर, हमें नहीं करनी चाहिए। मगर उस समय भी राजीव गांधी चले गए वहां पर, और हमने वहां कराया वन चाइना पॉलिसी का सिग्नेचर। उसके बाद इतने हुए पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो बात ये है, हमें ये चीज जो श्याम जी भी बता रहे हैं, तो बैकअप माइंड बोलना होगा। शशांक जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपने दर्शकों को बता देता हूं जो इस बैठक से, द्विपक्षीय बैठक से सामने आई। इस बैठक में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना वो बहाल की गई हैं। ये देखिए, ये बिग ब्रेकिंग आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। बैठक में कैलाश मानसरोवर यात्रा के फिर से शुरू होने का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें बहाल हुई, ये उन्होंने कहा। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही, परस्पर विश्वास होगा दोनों देशों के बीच में, और इसके अलावा सम्मान और संवेदनशीलता के साथ संबंध आगे बढ़ेंगे, ये प्रधानमंत्री ने कहा। इस बीच बड़ी खबर, सैनिकों की वापसी के बाद शांति और स्थिरता है दोनों देशों के बीच में। सीमा विवाद पर पीएम नरेंद्र मोदी ने इस द्विपक्षीय बैठक में बोला है। उन्होंने कहा कि सैनिकों की वापसी के बाद शांति और स्थिरता है, यानी कि ये बड़ी चीजें छनकर अब इस बैठक से सामने आ रही है। विश्वास, सम्मान, संवेदनशीलता के साथ संबंध आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी बातें कही हैं। क्या एक मैसेज देने की कोशिश है चाइना को कि ठीक है साहब, आप अच्छे रिश्ते रखेंगे तो हम अच्छे से हैं, लेकिन अगर संवेदनशीलता भंग हुई, अगर विश्वास टूटा, भारत अपने स्टैंड पर कायम रहेगा। क्या प्रधानमंत्री की बातों से ये भी कॉन्सिक्वेंसेस निकाले जा सकते हैं? शशांक जी, मैं आपके पास आऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बड़ी बातों को लेकर अमित कुछ बता रहे हैं। अमित, ओवर टू यू। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं कि बीच में एक शब्द जो है, विश्वास और संवेदनशीलता के बीच में सम्मान, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। मुझे लगता है इसका भी विश्लेषण करने की जरूरत है। ये शब्द कहने का मतलब प्रधानमंत्री का है कि विश्वास के साथ साथ एक दूसरे का सम्मान जरूरी है। आपको बहुत जरूरी है कि आप जिसके साथ रिश्ता बना रहे हैं उसका सम्मान भी होना चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है इन 3 शब्द जो हैं, भारत और चीन के रिश्तों में भविष्य का जो रिश्ता बुनने की जो कोशिश हो रही है, उसकी बुनियाद ये 3 शब्द हैं मुझे लगता है। और इसीलिए परस्पर विश्वास और सम्मान बहुत जरूरी है। और इससे पहले नरेंद्र मोदी के बनने से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले, ये जो एक भारत जो मजबूत भारत के तौर पर दिखता है, उससे पहले ये जो डेफिसिट सबसे बड़ी बात थी कि चीन उस तरह से न सिर्फ सम्मान करता था, भरोसा तो लगातार तोड़ता ही था। इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। ये जो डायरेक्ट प्लेन हवाई यात्रा की बात हो रही है, मानसरोवर, ये सब सारी चीजें कजान के बाद हुई। कजान के बाद जो एक तरह से आइस ब्रेक हुआ था, उसके बाद ही सेना की वापसी हुई। और इसके बाद जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि सेना की वापसी के बाद शांति बनी हुई है। लेकिन सबसे जरूरी है इस ट्रस्ट डिफिसिट को पूरी तरह से खत्म करना, जो कि संभव फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आज की शुरुआत है। लेकिन इन शब्दों में, इन वाक्यों में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई, इसका मतलब ये दोनों देशों के रिश्ते जो पहले बहुत गहमा गहमी वाले थे, जो रस्साकशी थी, वो ढीले हुए, यानी कि रिश्ते ठीक हुए। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि डायरेक्ट चाइना और भारत के बीच में फ्लाइट शुरू हुई, यानी कि रिश्ते और प्रगाढ़ हुए, इसका संकेत उन्होंने दिया। लेकिन शशांक जी,
इन बातों को डिकोड कीजिए, जिसको अमित भी कह रहे हैं कि सम्मान संवेदनशीलता के आधार पर संबंध आगे बढ़ेंगे। ये कैसे देखा जाए? क्या ये चाइना के लिए भी एक मैसेजिंग कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसे आप वैसे हम? बिल्कुल, देखिए अनुराग जी, इसके अंदर पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पूरी मीटिंग के बाद जॉइंट स्टेटमेंट में आखिर क्या आता है। ठीक है, क्या उसमें बॉर्डर सेटलमेंट का इश्यू अराइव हो जाता है? क्या उसके अंदर पे आरआईसी या इस तरह के जो रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस है, क्या उसके बीच में भारत और चीन दोनों की के लिए जगह बन पाती है? तीसरा, क्या बैलेंसिंग एक्ट जो हमारी ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज की है, क्या उसके अंदर पे आ जाता है? अगर ये तीनों चीजें उसके अंदर पे मौजूद होती हैं तो आप और हम और सभी पूरी दुनिया इस बात को मान सकती है कि भारत और चीन के बीच पे जो टेंडर पॉइंट्स हैं, जो कि पेन पॉइंट्स हैं, वो रिलीज हो चुके हैं। अगर ये हो जाता है, देखिए इतिहास के अंदर पे हमने एक चीज बहुत अच्छे से देखी है कि इंडिया ने एक हिस्टोरिक डिप्लोमेटिक ब्लंडर किया था, और वो था वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेना। उसके कारण क्या होता है, जब मैं हम कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विद्यार्थी होने के नाते मैं इस चीज को देख पाता हूं कि भाई हमने अपने प्रेशर पॉइंट्स जो थे वो रिलीज कर दिए, जैसे कि तिब्बत, जैसे कि ताइवान। सो इस तरह के जब हम इश्यूज हटा देते हैं, यानी कि चीन एक 14 देशों के साथ बॉर्डर बनाता हुआ कंट्री है, इतने सारे टेंडर पॉइंट्स और इतने सारे पेन पॉइंट्स मौजूद हो सकते थे जिनके अंदर पे हमने कोर जो उसके एसएआर एरियाज हैं, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स है, वो पेन पॉइंट्स हमने रिलीज कर दिए। अब क्योंकि हमारे पास वो इश्यूज और वो फैक्टर्स मौजूद नहीं है, तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग फैक्टर बचते हैं, जैसे कि एक म्यूचुअल ट्रस्ट को बिल्ड करना, एक रिस्पेक्टिव इक्वल्स। अभी भी ये सवाल देश में सबके मन में होगा शशांक जी। मतलब हम ठीक है, हम साफ मन से गए, हमने चाइना के सामने प्रस्तावना भी वो रखी जिसमें कि दो देश डिप्लोमेटिकली आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे रिश्ते निभा सकते हैं, डीलिंग अच्छी कर सकते हैं, बट कैन वी रियली ट्रस्ट ओवर चाइना, जब बार बार हमने देख चुके हैं कि चाइना ने हमारे साथ विश्वासघात किया? देखिए, चीन के ऊपर पे भरोसा करना उसी तरीके से है जिस तरह से आप एक जंगल के अंदर पे किसी शेर पर भरोसा करें। ठीक है, ये म्यूचुअल ट्रस्ट का इशू तब तक बन सकता है जब तक आप किसी शेर के साथ जू में डील कर रहे हैं। ये दोनों फर्क है। शेर वही है, एक जंगल है और एक जू है, यानी कि एक चिड़ियाघर है। चीन के साथ किसी तरह के ऊपर पे भरोसा करके बातों को आगे बढ़ाना या किसी एग्रीमेंट को फॉलो अप लेके आगे की ओर चले जाना, आज की स्थिति के अंदर पे मुझे कोई बेहतर समझ नजर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उससे आपको तीनों आपके हित जो है वो तीनों जगहों पे मार खाते हैं, डिफेंस सेक्टर पे भी, इकोनॉमिक वाले पे भी और ट्रेड वाले पे भी। और जहां तक आपकी सप्लाई लाइंस की बात है, ट्रेड सप्लाई लाइंस आपकी और बाकी जितने भी सप्लाई लाइंस मौजूद हैं, इवन आपकी जो कनेक्शंस हैं आपके जिस भी तरह के, वो टेलीकम्युनिकेशन के हों या फिर आपके ऑप्टिकल्स के हों, उन सभी के अंदर पे आपको लॉस ही नजर आता है। हाँ। तो अभी की परिस्थितियों के अंदर पे चीन के साथ एक बैलेंसिंग, माने कि शशांक कई बार होता है कि आप नहीं चाहते बट कायनात मिला देती, ये वो वाला सिचुएशन है। ये एक्चुअली मैंने कहा ना, मैंने जिन टेंडर पॉइंट्स की आपको बात कही थी, जो पेन पॉइंट्स की बात कही थी, अभी क्योंकि हमारे ऊपर पे एक अंतरराष्ट्रीय प्रेशर ऐसा मौजूद है जिस कारण हम दोनों के बीच में एक तरह की सहिष्णुता नजर आ रही है। वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी दोनों ही इस चीज को समझते हैं और इसीलिए वो दोनों आज एक साथ एक टेबल के ऊपर मौजूद हैं। अदरवाइज अगर ये इंटरनेशनल फैक्टर्स हमारे सामने नहीं होते तो आप इंडिया और चाइना को कॉम्पिटिटर्स की तरह देखते हैं। और आज भी अगर आप देखें तो एशिया के अंदर पे दोनों की परिस्थिति एशियन लीडरशिप को क्लेम करने की है। आज मुझे लगता है सर, के सिन्हा सर, थोड़ा सा इस पर आप बात कीजिएगा। मुझे लगता है कि दोनों देश अगर डिप्लोमेटिकली साथ हैं भी तो एक इनबिल्ट कंपटीशन दोनों देशों के बीच चलता रहेगा। हो सकता है कि सहभागिता के साथ वो कंपटीशन चले, क्योंकि आज जिस तरीके से दोनों ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिस तरीके से दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि बाकी दुनिया में कोई दूसरे देश उस तरह से आगे बढ़ रहे हो। तो ये दोनों देश चाहेंगे कि वो अपने आप को सर्वोपरि रखें। हो सकता है डीलिंग के साथ दोनों देश एक हेल्दी कंपटीशन रखें अगर सब कुछ ठीक रहता दोनों देशों के बीच। तो इस मुलाकात के बाद के सिन्हा सर। अनुराग, आप जो कह रहे हैं बड़ी बात कह रहे हैं। आपने इसके पहले एक वर्ड यूज किया था, कायनात का क्या तकाजा है कि आप आ रहे हैं। देखिए, टाइमिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और 21वीं सदी के हम 25 साल के बाद इस तरह की चीजें आ रही हैं। वर्ल्ड इज चेंजिंग, वर्ल्ड बहुत तेजी से चेंज कर रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। आपने पहली बार चाइना ने कभी क्या उसके प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम थी, तीसरी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो हमारा जो बॉर्डर का जो सिक्योरिटी इशू है, द
सिक्योरिटी एंड सेकंड इशू जो था कि वो आपको हेजेमोनिक बिहेवियर से रीजन में भी उठने नहीं देते। वो कहता था कि मल्टीपोलरिटी की तो कहीं बात नहीं, वो तो यूनिपोलर कहता था कि अमेरिका को दबा के मैं बनूंगा नंबर 1। वो पहली बार मैं सी जिनपिंग को सुन रहा था, मल्टीपोलर उनके मुंह से आई है, ही इज एक्सेप्टेड, चाइना इज डिफीटेड इन हिज ओन जो थिंकिंग है, खासकर से सी जिनपिंग 2012 से आए हैं, ये जो चीजें लेकर चले थे कि एशिया में भी हम आपको नहीं निकलने देंगे, नाउ इट इज अ बैगेज, और इसमें रशिया का बहुत बड़ा हाथ उसको समझाने में, अदरवाइज दे विल गो डाउन। आज हम 7.8 जीडीपी की ग्रोथ से ये आई है पिछले क्वार्टर की, उससे बढ़ रहे हैं, वो बढ़ेगा, और क्योंकि परिस्थितियां हैं, हमें 1.4 बिलियन जो हम उनके यहाँ लोग रहते हैं, 1.4 केवल वो हमारी मार्केट, हम उनको मार्केट देखें, क्योंकि चाइना डिपेंडेंट है, हमें समझना चाहिए ऑन ट्रेड एक्सपोर्ट में। हम अपने में हमारा कंज्यूमर मार्केट आपके नजदीक मिल जाएगा, और 3 बॉर्डर पॉइंट कल खुला है 2 दिन पहले, और यदि कोई गया नहीं है तो जा करके इन चीजों को आप देखिए, जमीन के ऊपर में जो 3 ट्रेडिंग पॉइंट है, एक सिक्किम से है, नाथुला से होता है, देखिए कैसे ट्रकें जाती हैं उससे, और ये सप्लाई चेन बेस्ट सप्लाई चेन है, सी पैक विल नॉट गिव इट, और चाइना को ये बताया गया है। यदि आप जाएंगे लिम्पिया पास, जो जिसको नेपाल ने 2020 में फायदा उठा के कहने लगा लिम्पिया धोरा, काला पानी और लिपू लेक हमारा है, उसको चाइना ने कल नकारा है, क्योंकि वो पास से ही हमारी ट्रेडिंग शुरू हो गई है। तो ये चीजें बारीकी से पढ़िए, पुराने जो हम सब बात करेंगे कि हमने ये हो गया, वहां आ गया, इंडियन इन्वेस्टमेंट में कुछ, हमने उसको बताना है कि आप नहीं कर सकते हमारे सिक्योरिटी कंसर्न, जैसे लेकिन रशिया क्लियर कट बताता है पूरे वर्ष को सिक्योरिटी कंसर्न क्या है। मैं अमित आपके पास आऊं, श्याम सर आपके पास आऊं, शशांक जी एक लाइन में मैं ये भी समझना चाहता हूं कि अगर भारत इज डीलिंग विद चाइना, तो उसमें एक, क्योंकि चाइना एक मार्केट है, चाइना एक मैन्युफैक्चरर है जिसको मार्केट की तलाश है, भारत उसके लिए मार्केट हो सकता है, और जो कि दुनिया जानती है कि भारत एक बड़ा मार्केट है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें, चाइना डील करेगा मैन्युफैक्चरर को यहां पर खपाने के लिए, और दूसरी तरफ हमारी आइडियोलॉजी है मेक इन इंडिया वाली, क्या वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, मैं इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तरह नहीं देखता हूं अनुराग जी। उसका एक रीजन मैं आपको बताता हूं। देयर इज इनफ स्ट्रेटेजिक स्पेस फॉर बोथ एंड चाइना टू ग्रो इन द एशिया। हम इसे सामरिक स्तर पर भी समझ सकते हैं, हम इसे आपने जो ट्रेड का क्वेश्चन किया उसके स्तर पे भी समझ सकते हैं, और अभी जिसके ऊपर डिफेंस पे बात हो रही है हम वहां पे भी समझ सकते हैं इस फैक्टर को। हमारे पास इनफ स्पेस मौजूद है एशिया में कि वहां पे 2 सुपर पावर्स एक साथ रह सकती हैं, पल सकती हैं, बढ़ सकती हैं, और इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो होगा ऑलवेज मैच करता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। म्यूचुअल ग्रोथ इज पॉसिबल, और जो क्वेश्चन अभी आपने मुझसे पूछा है वो उसी का आंसर है कि यहाँ पे मार्केट्स को एक्सप्लोर करने के लिए, उनको डाइवर्सिफाई करने के लिए चाइना भी कोशिश करता रहेगा, और इंडिया लगातार ये कोशिश कर रहा है। मेक इन इंडिया पिछले 7-8 सालों के अंदर पे उतना बेहतर रिजल्ट हमें इसीलिए भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था बिकॉज हमने कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर पे उतना पुश नहीं किया। इंडिया का GERD इंडेक्स आज भी 0.6566 के अराउंड है, जो कि उतना बेहतर नहीं है जितना चीन का है। ठीक है शशांक जी, कुछ तस्वीरें आ रही हैं बैठक की, शी जिनपिंग इस वक्त तस्वीरों में दिख रहे हैं, उनके साथ उनका पूरा बड़ा डेलीगेशन उनके साइड बैठा हुआ है, और यहाँ पर क्या कहा जाएगा ये बहुत बड़ा सवाल है। भारत का वक्त हो चुका है, प्रधानमंत्री ने अपने स्टेटमेंट को सामने रखा, कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही, और इस वक्त वहां पर बैठक में क्या चल रहा है लाइव देखिए।国际形势变乱交织，中国和印度是2大东方的民主国家，是世界上人口最多的2个国家，也是全球南方重要城市，肩负着造福美国利益、促进发展中国家团结振兴、推动人类社会进步的重要责任。做睦邻友好的朋友，相互成就的伙伴，实现龙象共舞、
应当是中印双方的正确选择。 The world today is swept by one-centric transformations. The international situation is both fluid and chaotic. China and India are two ancient civilizations in the East, where the world's two most और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तकरीबन 1 घंटे तक वार्ता चलने के बाद मीटिंग खत्म हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस मीटिंग पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें टिकी हुई थी, अमेरिका की निगाहें टिकी हुई थी, वो मीटिंग खत्म हो गई। भारत और चाइना के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता थी वो 1 घंटे तक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही, बहुत सारी बातें जिसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस वो अभी छनकर बाहर आएंगी जब ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात थी जो पीएम नरेंद्र मोदी ने कही वो ये कि बॉर्डर डिसएंगेजमेंट हुआ, दोनों सेनाएं अलग अलग हुई, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई दोनों देशों के बीच में, मतलब रिश्ते मजबूत हुए। और इसके साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर संबंध आगे बढ़ेंगे। ये चाइना से बातचीत में पीएम नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। इसके बाद शी जिनपिंग का मौका आया, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने क्या कहा वो भी अब से आपको कुछ देर में बताएंगे। ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आएगा तो दोनों देश किन बातों पर राजी हैं, दोनों देशों के रिश्ते कैसे रहेंगे, उसकी रूपरेखा बहुत क्लियर हो जाएगी। लेकिन इन दोनों देशों की ये मुलाकात दो देश बहुत करीब से देख रहे होंगे। एक तो डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो ट्रंप टैरिफ वाला मामला तो आप सब जानते हैं। दूसरा पाकिस्तान भी देख रहा होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान के लिए देखें, चाइना एक बड़ा सप्लायर रहा है और भारत और चीन के रिश्ते अगर अच्छे होंगे तो हो सकता है कि वहां पाकिस्तान को फिर मात खानी पड़े। खैर, ज्वाइंट स्टेटमेंट का इंतजार करते हैं। लेकिन अभी इस वक्त ये बैठक खत्म हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ अमित हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, क्या उम्मीद करें भाई? जैसा कि हमारे साथ जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि कायनात आज की ये मजबूरी बताती है दोनों देशों को, ये जरूरत बताती है दोनों देशों की कि दोनों साथ आए। क्या उम्मीद करें? भारत ने अपने स्टेटमेंट में क्लियर कर दिया कि भारत किस तरह का रिश्ता चाहता है। कैसी उम्मीद हम चाइना से कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है एक अच्छे माहौल पे बातचीत की जो कोशिश हो रही है, एक नए सिरे से बातचीत को दोनों देशों को नजदीक आए हैं, ये अच्छी बात है। भले ही अब परिस्थिति दूसरी हो, भले ही आप कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है ट्रंप की वजह से, उसकी वजह से दोनों मिले हो, लेकिन एक तरह से दोनों के लिए अच्छा है। मुझे लगता है कि देखिए, भारत आज जो टैरिफ वॉर है, ऐसे समय पर अगर कहा जाता है कि अमित, मैं आ रहा हूं आपके पास। द्विपक्षीय मीटिंग में शी जिनपिंग ने क्या कहा वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात अस्थिर हैं, भारत और चीन लोकप्रिय देश हैं, शी जिनपिंग इस बात को मानते हैं। और क्या कहा उन्होंने वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन शी जिनपिंग इस बात को मान रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात अस्थिर हैं, भारत और चीन लोकप्रिय देश हैं, ये शी जिनपिंग ने कहा है। और इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं अमित, हमारे सहयोगी। अमित, जो है पॉजिटिव बातें जो है वो जिनपिंग की तरफ से भी आ रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है कि कैसे पॉजिटिव नोट पे बात को आगे बढ़ाया जाए। उनको भी इस बात का एहसास है कि भारत का जो बाजार है वो उनके लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री का जो फर्म डिसीजन है, चाहे वो बॉर्डर को लेकर हो, लेकिन आत्मनिर्भर भारत को लेकर हो, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने को लेकर है, इन बातों को भी वो समझ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसीलिए जो बात हमारे जो सेना के सीनियर्स जो है वो अपनी जो कंसर्न है उनकी सही बात है कि कहां पर साउथ चाइना सी से लेकर तमाम दक्षिण की बात वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है इस बात को प्रधानमंत्री मोदी भी समझते हैं और शी जिनपिंग भी समझ रहे हैं कि विश्वास भले आपस में उस तरह से नहीं हो, लेकिन विश्वास पैदा करना पड़ेगा। भारत उस पोजीशन पे अभी नहीं है।